दोस्तों, सबसे अमीर और सबसे गरीब सीएम है उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, आप लोग सुनकर चक्षु खुल जाएंगे। और इसी के साथ में कुछ आर्टिकल इतने शानदार हैं जो कि आप लोगों को बहुत कुछ सिखाकर जाएंगे। 14 अप्रैल है, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों को क्विज भी देखने को मिलता है। इसी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, इंपॉर्टेंट लोकेशन जानेंगे, कुछ वोकैबुलरी होगी, इंग्लिश भी आप लोग की इंप्रूव होगी और बहुत कुछ और तमाम चीजें आप लोगों के साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा। कई सारे आर्टिकल जो है बहुत तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के अलग अलग इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने आते हैं, तो अच्छे से एंजॉय करना पूरे डिस्कशन को। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन बात की जा रही है। जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वो काम असंभव लगता है, जैसे ही हो जाता है तो वो आप लोगों को आसान लगने लगता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछना कभी आप लोगों को क्या बोलेगा कि हाँ यार ठीक है, आसान था, हो गया, ठीक है। ऐसा लगता है कि जिनको मेहनत ही नहीं की है, वो वाली फीलिंग आती है। पर इन रियलिटी मेहनत लगती है यार, ठीक है, मेहनत लगती है। बाद में आसान इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हो कि आप लोगों को वो आसान लगने लगता है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिस से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग जैसे रनिंग करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के दिन लगेगा आप लोगों को कि यार पैर टूट गए कुछ दौड़ने के बाद में, फिर आप लोगों की जो इफिशिएंसी है वो इंप्रूव होने लगती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें आराम आराम से सीख कर ही आती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सीखोगे। बाकी कैसा रहा कल का दिन और आज का दिन, कैसे आप लोग लेकर चलने वाले हो? डिसिप्लिन टेस्ट कैसा है आप लोग का? जिस टाइम पर डिसाइड किया था उसी टाइम पर उठे हो क्या? अगर ये काम भी आप लोग कर पा रहे हो ना जिंदगी में, जिंदगी आप लोगों की बहुत इंप्रूव होती है, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आप लोगों को बताना है कि कौन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, न्यूज में क्यों है। तो अभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो सारी बातें आप लोगों को पता चल ही जाएगी, डाउट की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सारी बातें डिस्कस करेंगे एक एक कर। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम सारे पास में आ रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर लग जाओ। जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एप्लीकेशन के ऊपर जैसे मैंने बोला था क्विज स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसकी लगभग तैयारी हो चुकी है। डेली आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला करेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाया करेगी, तो उसको जरूर आप लोग कोशिश करिएगा। फर्स्ट जो कमेंट में पिन होगा उसमें आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्विज को आप लोग आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और इंजॉय करिए चीज़ों को। दोस्तों, आज मैं ऐसे महान इंसान के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जिनके बारे में ऐसी ऐसी कहावतें बोली जाती हैं। कई बार नहीं, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इंसान हो जाए, ज़्यादा पढ़ लिख ले तो बोलते हैं कि क्या अंबेडकर जी बनोगे क्या? तो ये वाली बातें बोली जाती हैं। यानी कि एक ऐसे इंसान जिनके कंधों पर पूरा भार डाला गया कि देश के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उस कमेटी के चेयरमैन थे। उनके अंदर और भी कई सारे मेंबर थे, वो तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर पढ़े। पर लेकिन अगर बात करें देश के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे, तो वो भी खिताब इन्हीं को गया। अप्रैल के महीने में महान पर्सनैलिटी पैदा हुई है, 14 अप्रैल आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसके ऊपर इतने सारे डिबेट और डिस्कशन किए गए और फंडामेंटल राइट, जो इतना ताकतवर फंडामेंटल राइट हमारे देश में निकल कर आया, बहुत बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा उसमें दिया गया। आर्टिकल 32, 32वां जो आर्टिकल है ना, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कहीं ना कहीं। उसके ऊपर पूरा डिस्कशन डिबेट इतना लंबा चला। सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला पोर्शन था फंडामेंटल राइट संविधान के अंदर में। उसमें बहुत बड़ा रीजन था भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैसा देश अंग्रेजों के टाइम पर था ऐसा ही देश चलता रहे, उसके अंदर सुधार आना चाहिए, अब लोगों के हाथ में पावर आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा इतना जद्दोजहद की गई उस टाइम पर। आप लोगों को बताना है इनकी डेथ एनिवर्सरी कब है। 14 अप्रैल को इनका जन्म है। आप लोगों को ये तो पता ही है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महुआ जो पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इंसान कहां से निकलकर कहां पर पहुंचा, इतनी सारी डिग्री है इनके बारे में, कभी जाकर आप लोग पढ़िएगा। मतलब एक तरीके से नहीं कह सकते हैं कि किसी को अगर पढ़ाई में अगर किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाना हो तो वो है आप लोगों के सामने भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम 14 अप्रैल को यहाँ पर इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। एक और पिक्चर है यहाँ पर, ये एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ठीक है। तो शेयर करते रहा करो, कोई भी ऐसी चीज़ें रहती हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की जा सके, ठीक है। एक बड़ा ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले। हमारे देश के अंदर टोटल मिलाकर कितने चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि सीएम? बताइए जरा, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। कितने सही आंसर आएंगे उससे पता चलेगा कि आप लोग कितने अवेयर हैं। आंसर दे देना, उसके बाद में आगे सुनना, ठीक है। आर्टिकल क्यों पूछ रहा हूँ ऐसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोगों को जानने को मिलेगा देश के बारे में। जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी कंडीशन आप लोगों को बताऊंगा कि कितना, कौन सा चीफ मिनिस्टर अमीर है, उसके पास में कितना पैसा है, सबसे गरीब सीएम कौन सा है हमारे देश में और सबसे अमीर सीएम कौन सा है।
आप लोग थोड़ा सोच के देखो कि हमारे देश में सबसे अमीर सीएम कौन सा है और सबसे गरीब सीएम कौन सा है। सबसे गरीब सीएम का मतलब उसके पास में कितनी एसेट है, सोचो जरा, और फिर एक अंदाजा लगाना, यानी कि तुक्का मार के देखो। चलो, जो सबसे अमीर सीएम है उसके पास में कितना पैसा होगा, जो कि डिक्लेयर है, ठीक है। और जो सबसे गरीब सीएम है उसके पास में कितना पैसा होगा, जो कि डिक्लेयर है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एडीआर बता रहा है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है देश के अंदर में जो मेरी बड़ी ही फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है यार, क्योंकि देश के अंदर में कौन सा पॉलिटिशियन कितना पैसा रख रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना चंदा ले रही है, ये कौन कौन कितना करप्शन कर रहा है, किसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्ज चल रहे हैं, उन सब का बड़ा ही प्यारा सा ये डेटा तैयार करता है और जनता के सामने रखता है, जनता को अवेयर कराने के लिए। ये एक तरह पढ़े लिखे आदमी जो होते हैं बहुत ही एक अच्छे लेवल पर, जो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई का देश के लिए इस्तेमाल किया जाए। आईआईएम के प्रोफेसर, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो इंपॉर्टेंट देश के अंदर में, उसके रिटायर्ड प्रोफेसर भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो इस पर्टिकुलर संस्था को चला रहे हैं। तो अपने ही आप में बहुत ही ताकतवर ये संस्था है जिसको एडीआर बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसको बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी कि देश के अंदर में किस तरीके से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आने चाहिए उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक एसोसिएशन है। ये आप लोगों के साथ में जो आप लोग समझ सकते हैं। अभी हमारे देश के अंदर में जो सबसे अमीर जो हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, और जो सबसे गरीब हैं वो है ममता बनर्जी जी। किसको पता था कि ऐसा कुछ है? आइए पूरी लिस्ट आप लोगों को दिखाता हूं अमीरी और गरीबी की। सबसे ज्यादा अमीर है जगन मोहन रेड्डी साहब, इनके पास में 510 करोड़ रुपए ये इनकी एसेट्स के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जबकि ममता बनर्जी जो है वो बिल्कुल ही बोल रही हैं कि बस 15-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बात करें आप लोगों का राज्य कौन सा है और आप लोगों के राज्य के सीएम जो है उसका नाम आप लोगों को लिखना है, और सीएम की सैलरी मतलब एक तरीके से एसेट्स आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, किसके पास में कितना धन है। सारे के सारे राज्य आप लोगों के सामने हैं। टोटल मिलाकर हमारे देश के अंदर में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पर 8 यूनियन टेरिटरी में से 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, एक तो है पुदुचेरी और दूसरा है दिल्ली, जहां पर खुद के सीएम होते हैं। हालांकि अभी आने वाले टाइम में JNK के अंदर भी इलेक्शन होंगे, तो वहां भी आप लोगों को बेसिकली सीएम देखने को मिलेंगे। पर प्रेजेंट टाइम पर टोटल हमारे देश के अंदर में 30 सीएम हैं। तो ये 30 के 30 सीएम की लिस्ट है आप लोगों के सामने स्टेट की, कि उनके पास में कितना माल पानी है। ये एक लिस्ट जो है यहाँ पर ये आप लोगों को बताती है कि कौन कितना अमीर है, किसके पास में जितना सबसे ज़्यादा पैसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे गरीब जो है वो ममता बनर्जी जी है, और जो सबसे अमीर है वो है YS जगन मोहन रेड्डी साहब, जो कि आंध्र प्रदेश से निकल कर आते हैं। ये तो चलो फिर भी सही है, पैसे की बात है। पैसे जो पॉलिटिशियन के पास में अक्सर देखने को मिलते हैं, कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ डिक्लेयर नहीं करते हैं। पर लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है उनके ऊपर डिक्लेयर क्रिमिनल जो एक तरीके से केसेस हैं स्टेट वाइज। अगर हम लोग बात करेंगे, यानी कि स्टेट जो है उसके अंदर में जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर विद डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस स्टेट वाइज, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे देश के अंदर में, जितने भी राज्य के अंदर में, वो दूध के धुले नहीं है, उनके ऊपर कोई ना कोई केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस भी, और सीरियस इंडियन पिनल कोड के हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो सीरियस क्राइम भी देखने को मिलेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, यहाँ पर कई सारे केसेस जो हैं पॉलिटिशियन के ऊपर वैसे भी लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी इमेज को धूमिल किया जा सके, क्योंकि पूरा खेल पॉलिटिक्स का जो है वो इमेज के ऊपर खेला जाता है। अगर इमेज खराब तो भाई साहब एक तरीके से समझो कि पॉलिटिशियन की कहानी खराब। तो इसलिए पॉलिटिशियन की इमेज बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे नहीं मूवी के अंदर में हीरो होता है, ऐसे ही देश में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं जो कि उनके इमेज के बेस पर उनको हम लोग वोट डालने जाते हैं। अगर पता कि ये चीफ मिनिस्टर जो है बड़ा ही गंदा है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझदार लोग हैं वो कभी भी उसको वोट नहीं देंगे, उसके जानने वाले चाहने वाले जो लोग ही उसको वोट देंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर है यहाँ पर तेलंगाना की कहानी खराब चल रही है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर महाराष्ट्र, पांचवें पर दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली भी अच्छी पोजीशन लिए बैठा है। अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली के पास में बात करें तो नॉर्मली जो देखा जाए आईपीसी के सीरियस तो 13 है, वैसे अगर बात करें जो सीरियस तो 3 है, वैसे टोटल केस 13 है, तो टोटली बता रखे हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, केरला, सिक्किम, इसी के साथ में बिहार, और यहाँ पर हो गया बेसिकली पंजाब। ठीक है, अच्छी बात क्या है, यहाँ पर कहीं भी आप लोगों को देखने को मिलेगा योगी साहब का नाम नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोग मतलब एक तरीके से ये केसेस के बारे में बात चल रही है, तो योगी साहब जो हैं वो अगर वहाँ पर कोई एक तरीके से ना गुंडा पार्टी अगर होती है उसको निपटाने के लिए जाने जाते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोले जाते हैं। अभी बहुत सारे उन्होंने क्रिमिनल जो चार्जेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस चल रहे थे कई सारे गुंडों के ऊपर, उनको निपटाया।
तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। पर लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखोगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा को, तो चीफ मिनिस्टर विद क्रिमिनल चार्ज टोटल मिलाकर आप लोगों को 43% देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल 30 में से 13 चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है काफी लार्ज स्केल पर। चीफ मिनिस्टर विद सीरियस, जिसके ऊपर सीरियस चार्ज है, वो भी लगभग यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई ना कोई सीरियस चार्ज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और करोड़पति सीएम कौन से हैं, ये काफी बड़ी बात है। मतलब टोटल मिलाकर मैंने बोला 30 सीएम है, 30 सीएम में से एक सीएम को छोड़ दें जिनका नाम था ममता बनर्जी जी, उनके अलावा सारे के सारे सीएम जो हैं वो करोड़पति हैं। यानी कि एक सीएम को छोड़कर सारे के सारे करोड़पति हैं। यानी कि 29 सीएम जो हैं वो करोड़पति आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और पूरे देश के अंदर में कोई पूछे कि फीमेल सीएम कितनी है हमारे देश के अंदर में, तो पहले कई सारी फीमेल सीएम हुआ करती थी, जैसे कि चीफ मिनिस्टर जो मायावती यूपी में हुआ करती थी, इसी के साथ में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में हो गई, जयललिता जी जो है तमिलनाडु के अंदर में हो गई, कई तरीके से देखने को मिलता था। और आप लोगों को राजस्थान की भी एक फीमेल सीएम का नाम आप लोगों को शायद याद होगा, देखता हूं कौन कौन बताता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा था कि कई सारी सीएम हमारे देश के अंदर में महिला थी, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। पर फिर भी एक पॉजिटिव चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है, वो क्या है बताइए? वो है कि हमारी प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली एक फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम आप लोग रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो ओनली 1 फीमेल सीएम है आज के डेट में हमारे देश के अंदर में, तो उनका नाम है ममता बनर्जी जी। और उन्हीं की जो सैलरी है वो 1 लाख से नीचे है, वो करोड़पति की कैटेगरी में नहीं आती है। ये सारा का सारा डेटा जो है वो इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लेकर आया गया है। किसके द्वारा? इसको बोलते हैं एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो इसके द्वारा सर्वे किया गया। इनके द्वारा ये सारी बातें बोली गई, और जो भी बातें बोली गई हैं वो सारी अब यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा मैंने पूछा कि आपके राज्य का सीएम कौन सा है, उसकी सैलरी कितनी है बताना जरूर। और आगे इलेक्शन में आए तो पूछना कि सैलरी तो यार तुम्हारी इतनी होती है, टोटल इतनी एसेट्स कहाँ से क्रिएट कर ली हैं कुछ तो पुश्तैनी अमीर आदमी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बाकी कैसा लगा ये आर्टिकल बताइएगा जरूर जानने के बाद में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन। और हाँ, फीडबैक जरूर दे दिया करो, आर्टिकल जैसा भी लगता है अच्छा या बुरा बता दिया करो कि हाँ ये पसंद आया, ये पसंद नहीं आया, ये डाउट हो गया। और इसमें कोई जीएसटी भी नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं एक तरीके से। 1 सेकंड में फीडबैक देने में भी अगर आलस आ रहा है तो ऐसा फिर क्या ही करें, ठीक है। होने कि सो के थक गए इसलिए सो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो। डिसलाइक भी कर दो, मैंने कभी नहीं बोला कि आप लोग बस लाइक करो वीडियो को, डिसलाइक करो अगर पसंद नहीं आ रहा है। फीडबैक का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव फीडबैक या फिर नेगेटिव फीडबैक। जैसे ना मैं आप लोगों को बोलता हूँ जैसे एप्लीकेशन के ऊपर रेट दे दिया करो, तो वहाँ पर रहता है 1 2 3 4 5, तो आप लोगों के पास में ऑप्शन रहता है। मैं तो चाहता हूँ कि यूट्यूब पर भी ऐसा ऑप्शन आना चाहिए कि यहाँ पर भी ऐसा रहे कि 5 ऑप्शन और उसमें से ऑप्शन दिया जाए कि कितना बेसिकली स्टार देना है पर्टिकुलर वीडियो को। आप लोग क्या राय इसके बारे में? फीडबैक सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती चली जाती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, समझो और इसको उसी तरीके से अपने फीडबैक पावर का इस्तेमाल करो। दोस्तों एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, ये इस तरीके के कई सारे मैसेज और मेल मेरे पास में आ रहे हैं आज की डेट में। कई सारे बच्चों ने क्या कर रखा है, जो आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं ईपीएफओ के लिए, वो किसी और इंस्टीट्यूट के साथ में आज की डेट में कनेक्टेड है, पर लेकिन वो मुझे मेल कर रहे हैं कि सर आपके साथ में भी कनेक्ट होना है, बहुत अच्छा कोर्स लग रहा है। तो इसकी वजह से कई सारे मुझे मेल कर रहे हैं, पर लेकिन सर पैसे की दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगा कि यार कुछ किया जाए, तो मेरे माइंड में एक थॉट आया, तो मुझे लगा कि उसको आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में आप लोगों ने जाकर ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, और आप लोगों को लग रहा है कि वहाँ पर आप लोगों को अप टू द मार्क चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हालांकि सब अपना अच्छा देते हैं, पढ़ाने की जब कोशिश करते हैं, सब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, पर फिर भी कई सारे बच्चों का कई सारे टीचर के साथ में ट्यूनिंग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इन्होंने नाम लिखा इंस्टीट्यूट का, वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। वहाँ से इन्होंने रिफंड मांगा, रिफंड नहीं मिला, वो अलग बात है। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि एसएलवी का पार्ट आप लोगों को बनना है, एसएलवी के कोर्स के साथ में आप लोगों को जुड़ना है, तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने ज्वाइन किया है उसकी स्लिप मुझे दिखाना, मुझे सेंड करना। और अगर आप लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन कर रखा है और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर भी ज्वाइन करना है मुझे, तो आप लोगों को यहाँ का जो प्राइस है वो आप लोगों का 50% हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप लोग जो स्लिप दिखाओगे, तो अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से मुझे कुछ सीखना है, तो मुझे ये पता नहीं क्यों बार बार मुझे लग रहा था कि एक बच्चे ने मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि सर प्लीज़ वहाँ पर पैसे दे दिए, फंस गए, अब क्या करूँ, मन नहीं कर रहा है, वहाँ पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ना है। सर आपने कोर्स सर लेट लॉन्च किया, तब तक हम लोग खरीद चुके थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी मुझे। तो अगर आप लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो 50% जो भी होगा, मतलब जैसे कि लगभग 3900 है, तो 50% यानी कि लगभग 2000 में जो है पूरा कोर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने वहाँ पर कोर्स की स्लिप मुझे दिखाई दो, ठीक है। वो स्लिप सेंड करनी है आप लोगों को, या तो आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर भी सेंड कर सकते हो, या फिर studyloverveer@gmail.com पर आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है।
तो ये एक तरीके का आप लोग बोल सकते हो, मैं नहीं चाहता कि ये जो 5 साल में आप लोगों को एक मौका मिला है इस पर्टिकुलर एग्जाम की पढ़ाई करने का, एक लौता एग्जाम है जो एक जरा सा पेपर सोल्व करने के बाद में आप लोग इतने अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। तो ये अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हो तो ये मैं एक चीज़ है जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। इससे फालतू यार देखो ये मत बोलना कि सर मतलब वो नहीं कहते कई बार कि सर बिल्कुल ही उसमें कर दो, तो यार वो फिर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ ना, इतने सारे टीचर हैं यहाँ पर, इतनी सारी टीम लगी है, उनकी सबकी सैलरी भी देनी है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार। और इतना डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप लोग देख सकते हो। इवन ईपीएफओ की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे बच्चे दूसरे भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको इतना फायदा हो रहा है इसमें जिसकी कुछ हद नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिटेड वे में नहीं पढ़ाई जा रही है। सबको ये बोल दिया सारे टीचर को कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको इतने तसल्ली में पढ़ाओ कि कोई भी बच्चा पढ़े तो जीरो से उसको समझ में आए, एक एक पॉइंट समझ में आए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये पर लेकिन ये याद रखिएगा, मुझे स्लिप जरूर भेजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको काउंट कर सकूं और फिर अपनी पढ़ाई को आप लोग अच्छे से लेकर चल सको, ठीक है। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, सारी की सारी पीडीएफ जो है वो अभी अपडेट की जा रही है हिंदी और इंग्लिश में सिस्टमेटिक में, तो थोड़ा सा वेट कर लो, सारी अपडेटेड पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी, उसके लिए काम चल रहा है। तो एक ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे कोर्स अगर चेक करना हो तो उसके लिए मैंने पहले बताया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। 7 दिन का पूरा टाइम है आप लोगों के पास में, पूरे अच्छे से खंगाल लो कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, और जब दिल की तसल्ली हो जाए, जब दिल को तृप्ति मिले, तब जाकर उसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। वरना जस्ट एक मेल डाल देना या फिर यहां पर भी आप लोग मैसेज लिख देना, विद इन 24 आवर आप लोग का अमाउंट जो है रिफंड कर दिया जाएगा आप लोग के अकाउंट में, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें इसलिए की जा रही है क्योंकि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को तसल्ली कर कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत की कमाई है आप लोगों की, मम्मी पापा की। तो मैं नहीं चाहता कहीं गलत जगह फंसे, समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है, पर विद इन 1 वीक ये डिसाइड करना है आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद में यार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है चीज़ों को रिफंड करने की। तो विद इन 1 वीक में आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आसानी से कि क्या सही है क्या गलत है। नॉर्मली किसी इंसान से मिलने जाते हो, शादी भी एक दिन देखकर ही हो जाती है, ठीक है, कि एक मीटिंग कर लो हो गया। यहाँ तो 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो देख लेना, अगर एप्लीकेशन काम नहीं करता है, कई बार कोई इशू आता है, तो studyloverv.in पर जाकर भी आप लोग जो है अपने लेक्चर जो है इंजॉय कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव है ताकि पढ़ाई ना रुके आप लोग की, ठीक है। और एप्लीकेशन से अलावा अगर वेबसाइट से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, प्रिंट करना आसान रहता है, तो ये भी काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। बाकी एप्पल के यूजर्स के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जो एप्पल के यूजर्स हैं वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत में आते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं कर पाता है, अभी लोकल टाइप का एप्लीकेशन है। बाकी अगर एप्पल के यूजर है तो वेबसाइट आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें को उसको ओरिजिनल बनाने के लिए बहुत ही कॉस्ट लगती है। अभी उसको एक डमी टाइप का यूज किया जा रहा है बस, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर आप लोग लेना एप्पल वाले। कोशिश करोगे अगर वेबसाइट यूज करनी है तो ही लेना, वरना आप लोग कोर्स का पार्ट नया बनिए, क्योंकि बाद में फिर आप लोग मेल करते हो, परेशान रहते हो और मुझे भी परेशान करते हो, तो वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी इंजॉय करते रहो लेक्चर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताना जरूर। दोस्तों, आप लोगों में से किस किस ने ऑर्फन मूवी देखी है? ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी कि जिसके माँ बाप इस दुनिया में न हो, या फिर कई बार माँ बाप भी बच्चों को छोड़ देते हैं, उनको भी हम लोग अनाथ बोल देते हैं। जब यहाँ पर माँ बाप जो हैं वो बच्चों को दुत्कार देते हैं। आप लोग बोलोगे ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं यार देश के अंदर में। अगर आप लोग देखोगे, कुछ ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांगन हैं, उनके माँ बाप उनको अनाथालय में डाल देते हैं कई बार ले जाकर, या फिर इसी तरीके से छोड़ देते हैं। या फिर कई सारे ऐसे बच्चे जो कि किन्नर एक तरीके से समुदाय के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उनको भी कई बार जो है माँ बाप जो है समाज के डर से छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चे भी यहाँ पर इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है। इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर ये समस्या है, और खासकर कोविड-19 के बाद में ये समस्या कितनी बड़ी हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, जैसा ये बिल हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया जा रहा है, जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे फीलिंग आ रही थी कि अगर इस पर्टिकुलर बिल को ढंग से देश के अंदर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो कोई भी ऐसा बच्चा जो कि अनाथ है वो अनाथ फील नहीं करेगा। इतने शानदार तरीके के प्रोविज़न इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में है। अब देखने वाली बात यह है कि ये बिल कितना इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी अच्छी हैं हमारे देश में, पर लेकिन इन रियलिटी वो ग्राउंड लेवल पर नहीं उतर पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये जो टॉपिक जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा तो इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएं, चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, चाहे आप लोगों के मेंस में क्वेश्चन आए, चाहे इंटरव्यू के अंदर में कोई आप लोगों से कुछ पूछे, तो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। वीडियो के एंड में क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इससे ये पता चलेगा ये आर्टिकल आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। तो इस तरीके से पूरा आर्टिकल बड़ी ही तसल्ली में मैं कवर करने वाला हूँ। एक और बात कहने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश का बिल है, पर लेकिन अगर आप लोगों से कुछ आ जाता है बच्चों के बारे में लिखने के लिए,
खासकर उन बच्चों के लिए जो कि अनाथ बच्चे हैं। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले थे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर में, जहां पर होमलेस चिल्ड्रन जो बच्चे को रखा जाता है, यानी कि शेल्टर होम्स, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे बच्चे जो कि एक तरीके से ऐसे घरों में रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। कई बार उसमें बच्चों के रेप भी होते हुए यहाँ पर पाए गए हैं। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर समस्या को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो इस टॉपिक को और गहराई से आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि आर्टिकल को पढ़ लेना यहाँ तक ही सही नहीं है जब तक कि आप लोग उस पर्टिकुलर चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर लो। तो प्रैक्टिस उस आर्टिकल को और आप लोगों के मन में गहराई तक पहुँचाता है। ऑर्फन मूवी जो है, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मूवी है, नॉर्मली आप लोग बोलते हैं कि ऑर्फन बच्चा है यार बेचारा, उसको कोई ना कोई माँ बाप मिल जाते हैं, किसी को गोद ले लेना चाहिए, पर लेकिन उसकी भी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि नॉर्मली कई बार देखने को नहीं मिलती हैं या फिर हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, जब बाढ़ आती है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग बात करते हैं यार बाढ़ आने वाली है, इतने सारे लोगों की जान चली गई, ये सड़कें इतनी बर्बाद हो गई, इतनी सारी फसलें बर्बाद हो गई। नॉर्मली ये चीज़ें हम लोग सब काउंट कर लेते हैं, पर लेकिन ये शायद ही कोई काउंट करता होगा कि उस एरिया में कितने सारे जानवरों की जान चलेगी, वो जानवर सड़ रहे हैं। छोड़ो ये तो छोड़ो, फिर भी जानवर हैं। आप लोग सोचो ज़मीन के ऊपर कितने सारे कीट पतंगे रहते हैं, ठीक है, कि चींटियाँ रहती हैं, उससे थोड़े बड़े चींटे रहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं उस एरिया में, जो ज़मीन के अंदर रहते होंगे, जो कि ज़मीन के अंदर घर बनाकर रहते हैं। उनके बारे में कोई काउंट ही नहीं करता है कि हाँ ठीक है, होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया है। तो ऐसे ही हर एक जो पर्टिकुलर एरिया की जो प्रॉब्लम होती है, उसकी मोटी मोटी प्रॉब्लम तो हम लोग देख लेते हैं, पर इन रियलिटी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी भी बच्चे को अगर अनाथ आश्रय से उठाकर कोई अपने घर में लेकर आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये देखने को मिलती है, क्या वो बच्चा उस फैमिली के साथ में कंफर्टेबल जो है सेट हो पा रहा है। क्योंकि हो सकता है फैमिली का रहने का नजरिया और तरीका कुछ और हो और बच्चा जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो। इसलिए कोशिश की जाती है कि छोटे से बच्चे को ही गोद लिया जाए, जब तक कि यहाँ पर वो ज़्यादा चीज़ें जानता ना हो, वो आराम से उस फैमिली में जो है वो सेट हो जाता है। पर लेकिन इस मूवी को जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कभी भी शायद ही किसी को अनाथ बच्चे को अपने घर में लेकर आना चाहिए। ये बड़ी ही डिफरेंट सी मूवी है, जिसमें पहली बार जब मैंने देखी, मतलब मैं तो हैरान रह गया, 2-3 दिन तक मेरे दिमाग से नहीं निकली थी ये मूवी। चलिए जो भी है तो एक मूवी है खैर, पर हाँ ये जो स्कीम है ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और उन बच्चों के लिए जिनके पास में माँ बाप नहीं है या जिनके माँ बाप ने बच्चों को छोड़ दिया है। तो ये पर्टिकुलर जो बिल हिमाचल प्रदेश के द्वारा लेकर आया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। पर लेकिन जो सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, वो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर जानने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के द्वारा पास किया जा रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर बिल, जो कि केयर करेगा, ध्यान रखेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा और उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की भी कोशिश करेगा। ऐसा एक बिल लेकर आया जा रहा है। किसके लिए? ये उनके लिए जो ऑर्फन है, ठीक है, जो पर्सन विद स्पेशल नीड है, यानी कि जिनको जरूरत है, 2 के लिए नॉर्मली देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग बात करते हैं ऑर्फन, आप लोगों को पता है आज की डेट में अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों के पास में मोबाइल है, आप लोग अब तक जॉब नहीं करते हैं, पर लेकिन आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों को ये मोबाइल दिला रखा है। आप लोग अच्छे से, एक शानदार, कई सारे ऐसे भी हैं जिनके घर में उनका पर्सनल रूम भी होगा, घर में एसी होगी, प्रॉपर सिस्टमेटिक में सारी चीज़ें चल रही होंगी। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अगर होती होगी तो 1 मिनट में मम्मी पापा को जाकर बोल देते होंगे कि मम्मी ये प्रॉब्लम है, पापा ये प्रॉब्लम है। पर सोचो उन बच्चों के बारे में जिनके पास में ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है कि उनकी सारी दिक्कत, जो भी दिक्कत है वो उनको अपने मन में रखनी है, वो किसी को बतानी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के बारे में एक बार फील करके देखो तो आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। और खासकर जिस भी ये चाइल्ड केयर जो सिस्टम के अंदर में रहते हैं, वहाँ पर उनको कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिल पाती है वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि कई बार यहाँ पर उनको अच्छे से सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी तरीके के बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पर्टिकुलर बिल लेकर आया गया है और इस बिल के थ्रू यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है जो बच्चे पर्टिकुलर एरिया में फील करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे जो आज के डेट में चाइल्ड केयर सिस्टम के अंदर में रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम जो है, स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, खासकर 18 से लेके 27 साल के जो बेसिकली बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आगे चलकर उनको सेल्फ रिलायंस बनाने की भी कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से चीज़ों को लेकर यहाँ पर चल सके, ठीक है। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे खासकर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए
या फिर कोई भी उनको स्किल सिखाई जाए ताकि वो भीख न मांगे आगे चलकर, उनकी कोचिंग की जाएगी ताकि उनको सही तरीके से गाइड किया जा सके। क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत समाज में आज की डेट में ये है कि प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाती है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आप लोग एक तरीके से अगर गांव से आते हैं तो कई बार आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की होगी कि कई बार आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है उस लेवल पर आने पर जिस लेवल पर आप लोग 3-4 साल पहले आ चुके होते हो। आप लोगों को बताऊं, खासकर ऐसे परिवार से अगर आप लोग आते हो जो कि किसान का परिवार है, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रियलिटी में बच्चों को गाइडेंस नहीं रहता है ज़्यादा। गांव से निकलकर अगर आप लोग आते हो, जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे पता ही नहीं था इस तरीके से कि यूपीएससी की तैयारी वगैरह इस तरीके से एनडीए सीडीएस के बारे में, वो सब चीज़ें तो पता थी थोड़ी सी, वही बहुत कम पता थी। ठीक है, तो जब यहाँ पर पूरा एक तरीके से पूरा ग्रेजुएशन वाला फेज कंप्लीट हो गया, तब पता चला कि यार ये भी इस चीज़ है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ बचपन में कि आईएएस को देखा उसको पता चला ये क्या होता है, यहाँ से कभी देखा ही नहीं था किसी आईएएस को किसी गांव में कभी भी इस तरीके से। तो आज के डेट में तो हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में है, ये सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं थी उस टाइम पर जब मैं छोटा सा था। उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं। तो गाइडेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, तो प्रॉपर कोचिंग यहाँ पर की जाएगी। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम उनके पापा बनेंगे, हम उनके मम्मी बनेंगे, यानी कि जिन बच्चों के पास में पेरेंट्स नहीं हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स वगैरह खो दिए हैं, जिनको आप लोग अनाथ बोलते हो, तो हम लोग उनके माँ बाप बनेंगे, ये बात बोली गई है। पर लेकिन अनाथ बोला किसको जा रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अनाथ शब्द को भी डिफाइन करना सबसे पहले तो जरूरी है। तो इनके द्वारा बोला गया कि जिनके बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जिन पेरेंट्स ने उनको बेसिकली पैदा किया है, वो आज की डेट में उनके साथ में नहीं है या फिर इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, एक तो वो, इसी के साथ में यहाँ पर अगर एक तरीके से बात करें, जिन्होंने गोद लिया है फिर किसी तरीके से वो इन कैपेसिटी में है, उनकी टेक केयर करने के लिए उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे जिनको सोसाइटी के डर से या फिर इमोशनल या फिजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे मैंने बोला ना, कोई बच्चा किन्नर बन गया या फिर कोई दिव्यांगन है, इसकी वजह से भी कई माँ बाप जो हैं वो बच्चों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे सब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कौन बनेगा, वो बनेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पर्टिकुलरली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान हो थोड़ा सा भी, मैंने कई बार आप लोगों को बताया स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के बारे में, कभी टाइम मिले तो देखना, आप लोग जो है समझ पाओगे कि रियलिटी में ये प्रॉब्लम क्या है। ये मूवी देखने के लिए मैं आप लोग क्यों बोलता हूँ इस तरीके की, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब आप लोग सिस्टम में जाकर बैठोगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहोगे तो उस एरिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो चाइल्ड केयर एरिया होगा। तो आप लोग अगर उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे रियलिटी में, तो उसको आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओगे यार। ठीक है, बेसिक पर्पज मेरा यही रहता है कि आप लोग जब सिस्टम में जाकर बैठो तो वहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आओ, तो ये जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, आज की डेट में कई बार जो बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन तो मिल नहीं पाती है ढंग से, और इसी के साथ में कई बार चाइल्ड लेबर का भी शिकार होते हैं। उनको जाना नहीं होता है काम करने के लिए, कई बार पेरेंट्स भी उनको ले जाते हैं, ठीक है चलो काम करो, काम करना है, थोड़ा सा काम करेंगे तो सही रहेगा, वरना यहाँ पर इधर खुलते खुलते घूमते रहोगे। तो ये चक्कर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो फोर्स किया जाता है कई बार उनको। और जैसे मैंने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में बताया, उनके हाथ पैर तोड़कर, उनकी आंखें जो है वो खराब कर कर उनको भीख मंगवाने के लिए यहाँ पर उनको तैयार किया जा रहा था। ये बहुत ही एक खतरनाक लेवल की चीज़ें देखने को मिलती है। तो बच्चों के साथ में ऐसा देखने को मिलता है, और ये आज से नहीं है, पुराने समय से है। आप लोगों को पता है, आप लोग पार्ट 3 में जाओगे फंडामेंटल राइट के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, इनमें आर्टिकल जो 24 है वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि कैसे बच्चों को यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बचाना है, चाइल्ड लेबर को किस तरीके से हम लोगों को मिटाना है, इसके ऊपर फोकस देता है। अगर आप लोग यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन के ऊपर, जब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड जो लेबर लॉज वाला जब मैं आप लोगों का लेक्चर ले रहा था, मैंने उस टाइम पर आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से आज की डेट में हमारे देश के अंदर में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को टैकल किया जा सके, बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए। और अगर बड़े लोगों के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी आर्टिकल 23 आप लोगों को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट के अंदर में, जो इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता है। यानी कि ये ऐसी समस्याएं हैं जो समाज के अंदर में घुसी पड़ी हैं, तो उनको निकालने की कोशिश की जाती है सबसे पहले कानून बनाकर। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जब कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, कई सारे ऐसे राज्य थे जिसमें से राजस्थान काफ़ी टॉप पर था, और भी यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में भी जाओगे, इसी तरीके से यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में, आसाम के अंदर में चाइल्ड जो मैरिज है वो बहुत बड़ी समस्या निकल कर आई, जिसमें माँ बाप जिसके पास में बच्ची थी उन्होंने क्या सोचा, कोविड-19 के पास में जॉब वॉब तो वैसे है ही नहीं है, तो क्यों ना बच्ची की शादी कर कर एक तरीके से सर के ऊपर जो बोझ है उसको मिटा दें। इनके बच्ची को बोझ की तरीके से देखा जाता है आज भी हमारे समाज में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी न्यूज़ की हेडलाइंस खबरें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी
कि चाइल्ड मैरिज आज भी हमारे देश के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रिवेल है। यानी कि हमारे देश के अंदर में जो छोटे छोटे बच्चों की शादी की जाती है और उसमें लड़कियां सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। उनको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से देखा जाता है कि जल्दी से जल्दी शादी कर दो तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ये हर जगह है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो लड़की होती है उसको लाइबिलिटी की तरीके से देखा जाता है। लाइबिलिटी मतलब किसी की उधारी है हमारे पास में, बस हम लोग को उधार चुकाना है। और जो लड़का उसको एसेट्स की तरीके से देखा जाता है, यानी कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये इतना घटिया कॉन्सेप्ट आप लोगों को समाज में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम एक कहीं ना कहीं लड़कियों को सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना देते हैं अपने ही देश के अंदर में, कि हाँ ठीक है घर में ठीक है लड़कियां, पर लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कई जगह आज की डेट में भी, सब जगह नहीं बोल रहा हूँ पर लेकिन कई जगह आप लोगों को ये चीज़ें आज की डेट में भी देखने को मिलती है। तो इसको कैसे रोकना है, तो इसके ऊपर बात की जा रही है। और यहाँ पर जो सरकार ये काम कर रही है, मुझे कई सारे प्रोविज़न काफ़ी अच्छे लगे। जैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, कि यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को, खासकर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी कि किस तरीके से यहाँ पर उनका ध्यान रखना है। फिजिकल और इमोशनल की जो दिक्कत हो रखी है किस तरीके से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, चाइल्ड मैरिज से कैसे रोकना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर, हालांकि जो चीज़ें प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि मैंने कहा नॉर्मल बच्चा भी ये चीज़ें इंजॉय नहीं करता होगा अगर ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती है। जो बच्चा होगा यहाँ पर, जो बेनिफिशियरी होगा, उसको 5,000 रुपये इन समर और सिमिलर अमाउंट इन विंटर में किया जाएगा ताकि वो अपने कपड़े वगैरह खरीद सके। यानी कि 5,000 रुपये सर्दियों में और 5,000 रुपये गर्मियों में मिलेंगे ताकि उसी के हिसाब से अपने कपड़े वगैरह यहाँ पर खरीद सके। इसी के साथ में 500 रुपये उस बच्चे को दिए जाएंगे अगर कोई भी फेस्टिवल आता है यहाँ पर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये सोचो आप लोग, यहाँ पर कई बार आप लोगों ने जब होली दिवाली पर आप लोग जैसे पटाखे और कलर वगैरह खरीदते हैं तो घर पे बोलते हैं यार हमको भी दे दो यार पैसे, यार कलर खरीद कर लेकर आने हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर वो उनको फील कराएगी सरकार, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सरकार बोल रही है कि हमें तुम्हारे माँ बाप, तो हमसे मांगो, कपड़े खरीदने हमसे मांगो, आप लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है हमसे मांगो। पर लेकिन ये वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अम्यूजिंग लगा। मैंने कहा वाह यार ऐसा भी कुछ है तो मुझे आ जाए। जो बच्चे हैं उनको अलाउ किया जाएगा वैकेशन के लिए, यानी कि छुट्टियों के लिए यहाँ पर उनको उनकी आने जाने का खर्चा जो है, ट्रेन का टिकट जो है सरकार वहन करेगी अगर वो घूमना चाहते हैं। और 10 दिन का एक 3 स्टार होटल में उनको एकोमोडेशन दिया जाएगा। यानी कि किसी भी 3 स्टार होटल में 10 दिन तक का अगर वो कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेन का खर्चा जो है वो सरकार देगी, रहने का खर्चा जो है वो 10 दिन तक का लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा और सरकार देगी किसी भी 3 स्टार होटल के अंदर में। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। यानी कि एक तरीके से जिंदगी को उनको इस तरीके से फील कराया जा रहा है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप बनेंगे यहाँ पर। तो ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जब एक तरीके से उनकी एज जो है वो ठीक हो जाएगी यहाँ पर, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएगी 4,000 मंथली अलाउंस उनके एक्सपेंसेस जब उनके कॉलेज वगैरह में जाने का टाइम रहेगा तो यहाँ पर, ताकि उनका खर्चा जो है वहाँ पर निकलता रहे 4,000 मंथली, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर बोला गया है। इसी के साथ में जो भी ITI कोई इंस्टीट्यूट है या फिर इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें कॉलेजेस वगैरह में या हॉस्टल फी वगैरह जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो उनको नहीं देनी होगी, यानी कि गवर्नमेंट छूट देगी। यानी कि घूमने फिरने का 10 दिन तक का हॉलीडे रहेगा शानदार, आने जाने का ट्रेन का खर्चा रहेगा, होटल में रुकने का खर्चा रहेगा, इसके बाद में सारी चीज़ें, यानी कि एक पेरेंट्स जितना कर पाते हैं बच्चों के लिए वो सारी फैसिलिटी सुख सुविधा जो है वो सरकार कह रही है कि हम तुमको प्रोवाइड कराएंगे। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे फील आ रही थी कि मैंने कहा रियलिटी में अगर यार ये इंप्लीमेंट हो जाए तो बच्चों को लगेगा ही नहीं कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो अच्छी लाइफ जो है वो इंजॉय कर पाएंगे और लीड कर पाएंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा है कि नहीं है? अगर इसको अगर हम लोग पढ़कर देखते हैं तो लग रहा है ऐसा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इसके साथ में ये बोला गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो चाइल्ड जो बेसिकली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी ताकि इन चीज़ों को ध्यान में रख सके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर। स्टेट जो है वो अरेंज करेगी यहाँ पर एक तरीके से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के थ्रू यहाँ पर कि एक तरीके से जब तक 21 साल की एज होती है कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, 21 से लेके 23 तक का यहाँ पर तो केस है यहाँ पर एक तरीके से, वैसे तो 21 साल रखा गया पर लेकिन 23 तक स्पेशल केसेस में भी देखने को चीज़ें मिलेगी। तो सपोर्ट काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, खासकर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करें स्किल के लिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया कि रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आप लोग जैसे गुल्लक में पैसे डालते जाते हैं, गुल्लक में 2 रुपये डाल दिए, 3 रुपये डाल दिए, 4 रुपये डाल दिए, तो गुल्लक आप लोग की भरती चली जाती है। और जब मन किया, जब रिक्वायरमेंट हुई किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, किसी गोल के लिए, आप लोगों ने उस पर्टिकुलर जो बेसिकली उसमें से अपनी मनी निकाल ली। तो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जो है प्रोवाइड कराती है आप लोगों को अपॉर्चुनिटी सेव किया जा सके रेगुलर मंथली बेसिस पर। घर से 10,000 रुपये आ रहे हैं मंथली, आप लोगों ने क्या किया, 500 रुपये उसमें से निकाल कर सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आप लोग 500 रुपये निकालते रहोगे तो साल के एंड में आप लोगों के
आप लोगों के 6,000 रुपये आप लोगों के बेसिकली अकाउंट में देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों ने सेविंग कर लिए। अब उन 6,000 रुपयों को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग कोई स्किल सीखनी है, कोई पर्टिकुलर किसी को गिटार सीखना है, उसका कोर्स वगैरह ले लिया, कोई आप लोगों को लैंग्वेज सीखनी है, उसके साथ में कहीं कनेक्ट हो गए आप लोग। यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज सीखनी है आप लोगों को, किसी को सिंगिंग सीखनी है, किसी को जूडे कराटे सीखने हैं, तो ये किसी को आप लोग घर से नहीं मांगना पड़ेगा, घर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये जो हैबिट है ना आप लोग को अभी से बना लेनी चाहिए, सेविंग करने की आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, आगे चलकर आप लोग जैसे बड़े होंगे, आप लोग के बच्चे वगैरह सब चीज़ें जिंदगी आगे बढ़ेंगे, तो उस टाइम पर बहुत सारी ये चीज़ें आप लोगों को फील होंगी। जैसे आप लोग के पेरेंट्स आप लोगों के लिए सेविंग करते हैं, आज के टाइम में आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं उनकी बेसिस पर, तो ये आप लोगों को भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को लेकर चल सको। तो रिकरिंग डिपॉजिट की बात यहाँ पर की जा रही है, खासकर बच्चों के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो भी इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन करेगी। यानी कि कुछ तो यहाँ पर एक तरीके से डिपॉजिट किया जा रहा है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूशन करेगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, और इसी के साथ में इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी ध्यान रखने के लिए सर्वे कराया जाएगा कि चीज़ें सही से चल रही है नहीं चल रही है। मतलब कि ऐसे नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया, बस ठीक है बच्चों की जिंदगी कट रही है, उनको डाल दिया कहीं पर भी ले जाकर, तो ये बातें नहीं है यहाँ पर। तो एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने कहा इतनी चीज़ें वो भी यहाँ पर बच्चों के लिए, और वो भी उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, मतलब उनको लगेगा ही नहीं कि अपना कोई माँ बाप नहीं है, उनको लगेगा यार वाओ जिंदगी फिर भी आसान है, ऐसा बोल सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है जिसके ऊपर स्टार लगा लेना, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। देखिए कई बार क्या रहता है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपने खुद के प्रोग्राम लॉन्च करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के प्रोग्राम रहते हैं। कई बार क्या होता है, ये एक तरीके से एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। सप्लीमेंट मतलब यानी कि सप्लीमेंट होता है जैसे कि आप लोग नॉर्मल डेली आप लोग डाइट खा रहे हो, खाना खा रहे हो, अपना दाल चावल रोटी सब मट्ठा सब चल रहा है आप लोगों का, पर लेकिन ऊपर से क्या किया आप लोगों ने, विटामिन की गोलियां लेना स्टार्ट कर दी। ठीक है, आप लोगों ने कोई सप्लीमेंट अलग से लेना स्टार्ट कर दिया अपना प्रोटीन के लिए, तो ये क्या हो गया, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट नाम ही रखा गया है एक तरीके से सप्लीमेंट्री, यानी कि जो ले रहे हो वो तो लेते रहो, ये इसके सपोर्ट में है, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये एक तरीके का सप्लीमेंट्री सपोर्ट हो गया यहाँ पर। जैसे नहीं आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम से तो आप लोग डाउनलोड कर ही सकते हो इस लेक्चर की पीडीएफ, पर लेकिन अगर टेलीग्राम पर आप लोगों को नहीं मिलती है तो एप्लीकेशन पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम का सप्लीमेंट हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर सिस्टमेटिक वे में चलो मान लो एक जगह सारी चीजें मिल गई, तो क्या हो गया, यानी कि जहां से भी डाउनलोड करनी है आप लोग वहां से कर सकते हो, और अगर किसी भी जगह से नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यूज करना है, या फिर दोनों ऑप्शन आप लोगों को यूज करने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है अगर कोई आती है तो वो सप्लीमेंट की तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिशन वात्सल्य जो है वो एक ऐसी स्कीम है जो कि यहाँ पर मिशन शक्ति के साथ में और मिशन पोषण के साथ में बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाई गई थी, ताकि बच्चों की जो बॉडी होती है उनको एक तरीके से इंप्रूव किया जा सके, उनकी जो हेल्थ है उनको ठीक रखा जा सके। चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बात की जा रही है, और इससे पहले जो स्कीम थी उसको बोलते थे चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, उसी का नाम चेंज करके और उसके अंदर में स्कीम ऐड करके मिशन वात्सल्य यहाँ पर बनाया गया। इसमें क्या बोला था कि हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड देंगे हर एक बच्चे को देश के अंदर में। जैसे वहां पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, यहाँ पर ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोली जा रही है। कोई भी उनको दिक्कत होगी उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि बच्चों के साथ में कुछ गलत अगर दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने रेप के बारे में बात की वो सब चीजें, तो उनको ठीक किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ही यही है कैसे आप लोगों को एजुकेशन देनी है, हेल्थ देनी है, इनइक्वलिटी को कैसे खत्म करना है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएंगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई, और इवन एक नंबर दे रखा है आप लोगों को याद रखेगा, किसी को अगर प्रोवाइड भी कराना है 1098 जो है वो ये चाइल्ड लाइन है, या फिर आप लोग इसको नेशनल हेल्पलाइन लाइन बोल सकते हैं बच्चों के लिए। तो इस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी इमरजेंसी के टाइम पर बच्चों की अगर सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, तो ये अपने पास में आप लोग सेव कर रख लेना फोन में 1098। तो ये मिशन वात्सल्य स्कीम के बारे में आप लोग याद रखेगा, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है। बाकी एक छोटी सी जो एक पर्टिकुलर जो एक बॉडी है जिसके बारे में अक्सर मैं आप लोगों से बात भी करता हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का करा दूंगा इसी के बहाने से। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, जिसको NCPCR आप लोग बोलते हो। मार्च 2007 में ये बॉडी हमारे देश के अंदर में बनाई गई थी। इसको बेसिकली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के नाम से आप लोग बोलते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि एक कानून है, एक्ट है, उसके थ्रू बनाई गई, और जो स्टैट्यूट यानी कि एक्ट यानी कि कानून के थ्रू पार्लियामेंट में पास करके बनाई जाती है, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये किसके अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है।
अगर बात करूं जो भी कानून है, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम है हमारे देश के अंदर में बच्चों से रिलेटेड, उनको देखते हैं कि क्या वो हमारे संविधान के हिसाब से हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को बोला कि आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से एक बच्चा कह रहा है एक अच्छा चलो छोड़ो कोई नहीं, यहाँ पर बात करें तो यूएन कन्वेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो उसके हिसाब से भी चाइल्ड के उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सारी बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाता है, आप लोगों को पता है, जिसके तहत हमारे देश में बच्चे हैं उनके लिए आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर क्या मिलता है, उनको सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो एक तरीके से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर कानून के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था संविधान में संशोधन जिसके थ्रू इसको लाया गया था बताना। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस जो यहाँ पर पोक्सो एक्ट है उसको भी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी बच्चों से रिलेटेड अब कुछ भी बातें आ जाएं, ऑर्फन से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के बारे में बात आए, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक में मैंने एक एक कर आप लोगों को बता दी। तो इस तरीके से अगर आप लोग चीज़ों को तैयार करके चलोगे तो कभी भी यार कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दी मैंने। तो कैसी लगी सरकार की स्कीम आप लोग खुद बताइए। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में एक इकोनॉमिक टर्म है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में भी। इसी के साथ में एक बॉडी भी आप लोगों की कवर करा दी। ठीक है, तो देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ लेते हैं। एनसीपीसीआर के बारे में बोला गया है इट इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। दूसरा बोला गया फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। सही आंसर क्या है ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबो, ए बी सी या फिर डी में से सही आंसर क्या है बताइए। सही आंसर है यहाँ पर क्या बी, क्योंकि अभी बोला मैंने एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, कैसी बॉडी है ये, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई गई है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। तो इसी के साथ में यहाँ पर क्यों कैसे काम करती है वो अभी आप लोगों को समझाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिशन वात्सल्य के बारे में बताएं यहाँ पर, तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये सिक्योर करता है हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर द एवरी जो चाइल्ड है, भारत के देश में जो भी बच्चा है उसका खुशहाल बचपन बीते, इसका बेसिक पर्पज ये है। इसी के साथ में यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में बात की जा रही है, तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करने की बात करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोग को बताना है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, सही आंसर क्या है ये बताना है, आप लोग बताइए। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, किस किस को मिलाकर बनाया गया है। तो बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो माइंड में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को देखनी है, यानी कि सारी की सारी सिस्टम सही है। ये है आंसर राइटिंग के लिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो ये आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब बताइए कोई डाउट है क्या इसके अंदर में, और बाकी स्कीम कैसी लगी आप लोगों के पास। आप लोगों को ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जिंदगी में अगर कहीं एक अच्छी पोजीशन पर अगर आप लोग पहुंचो, जब भी आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पर जाओगी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन पोजीशन पर पहुंचो जिंदगी में। कभी भी आप लोगों को लगे कोई बच्चा ऐसा है जिसकी एजुकेशन आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसकी एजुकेशन के लिए उसकी फ़ी एटलीस्ट आप लोग जरूर फिल करिएगा। इसी के साथ में अपनी जो भी अर्निंग आप लोग की होती है ज़िंदगी में, कोशिश करना मिनिमम 5% जो है वो आप लोग इन चीज़ों में लगा सकते हैं। मैक्सिमम अगर बात करें तो 10% तक भी कर सकते हैं, पर 5% तो जरूर आप लोग देखेगा कि अगर 100 रुपये आप लोग ज़िंदगी में कमा रहे हैं तो 5 रुपये आप लोग किसी की हेल्प करने में लगा सकते हैं। इससे जो ज़िंदगी में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, और ये आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर फील करता हूँ वही चीज़ें मैक्सिमम आप लोगों को बताता हूँ। इसको करके देखना आप लोगों को कितना सुकून मिलेगा, शायद ही कोई चीज़ इतनी खुशी देगी जितनी चीज़ किसी की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कह रहा हूँ, तो जरूर इंप्लीमेंट करना ज़िंदगी में, क्योंकि आप लोग हमेशा इससे प्रोग्रेस भी पाते हुए नजर आओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा आप लोगों की हाँ कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में करना है, तभी दूसरों की हेल्प और ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें, बाकी किस राज्य से आप लोग आते हैं और आप लोग का स्टेट जो है वो कितने स्टेट की बाउंड्री को टच करता है ये जरूर बताना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कई बार आप लोगों को पता होने चाहिए। इंटरव्यू में कई बार रैंडमली ऐसे क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं जानने के लिए कि आप लोग रियलिटी में थोड़ा सा अवेयर हो इन चीज़ों के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा लेक्चर, कोई डाउट हो तो बताना, उसको फिर दूर किया जाएगा। और इसी के साथ में अपना भी ध्यान रखिए और इन्जॉय करते रहिए। ठीक है, आइए अब आप लोगों को जूस पिलाता हूँ, इससे आप लोगों की सेहत बनेगी। जी हाँ, जूस के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, पहले मतलब मजाक मत लेना इस चीज़ की जो बताने जा रहा हूँ जूस और शेक में डिफरेंस किस किस को पता था स्टार्टिंग से ही। मैं स्टार्टिंग में जब गांव से निकल के आया इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं था, तो मैं गया, मैंने कहा कि एक तरीके से मैंने कहा जूस देना, कह रहा जूस लेना है कि शेक लेना है मैं सोच रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ
तो ऐसी चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती है, पर हाँ, चीज़ें इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं इंसान सीखता चला जाता है। तो आप लोगों को कौन सा जूस पसंद है? मैं आप लोगों को मतलब एक तरीके से अनार का जूस पसंद है, मौसमी का पसंद है, या फिर मिक्स जूस पसंद है, बताइए। यहाँ पर एक नए जूस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों की साइंस एंड टेक की नॉलेज बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसको बोला जा रहा है जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये जूस मिशन जो है ये एक पर्टिकुलर नाम को एक कंबाइन कर कर बनाया गया है। ये किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। जैसे हमारे देश में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही यूरोपियन यूनियन के अंदर में उनकी खुद की एजेंसी है जो कि ये काम करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो उसका है ये जूस मिशन, जो कि अभी यहाँ पर अपना काम करने चाह रहा है जुपिटर के लिए। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जुपिटर के लिए भी नहीं, जुपिटर के जो बेसिकली मून्स है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये याद रखिएगा, एक तरीके से पर्टिकुलर एक मिशन के लिए लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईसी जो मिशन है यहाँ पर एक तरीके से मून है, उसके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया जा रहा है। और कहाँ से? ये फ्रेंच गुयाना का, वहाँ से बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एरियाना 5 लॉन्चर, उससे लॉन्च किया जा रहा है। तो ये चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हमारे पास में टोटल कितने ग्रह हैं, और इसके साथ में जुपिटर की जगह कौन सी है, पोजीशन कौन सी है, किस जगह पर जुपिटर बैठ रहता है। सबसे पास में आप लोगों को मरकरी देखने को मिलेगा, जिसका पारा बड़ा हाई रहता है। फिर वीनस देखने को मिलेगा, और फिर है हमारी प्यारी अर्थ। पृथ्वी पर आप लोग रहते हैं, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर गर्मी और सर्दियाँ कैसी पड़ती हैं। अब यहाँ से जितना दूर जाते चले जाओगे, पैटर्न आप लोग देखने को मिलेगा, इनके सूरज के जितना पास में है उतना ही ज़्यादा धधकता हुआ वो ग्रह नजर आएगा, और जितना दूर है उतना ही ठंडक पड़ती है वहाँ पर नजर आएगी। मार्स पर कई सारे मिशन भेजे जा चुके हैं, जुपिटर के लिए भी तैयारी चल रही है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये अलग अलग हमारा जो गैलेक्सी है उसके अंदर ही आप लोग को एक प्लानिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इनकी नॉलेज जानने के लिए अक्सर जो है हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो परेशान रहते हैं कि कहीं ना कहीं पता चल जाए कि हमारे जैसे प्राणी कहीं और भी रहते हैं क्या, अपनी ही प्रजातियां ढूंढने के चक्कर में पड़े रहते हैं कई बार तो, ठीक है। अभी यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो ये मिशन है जिसमें यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, इनका एक कॉस्मिक विजन है, मतलब एक तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने अपना एक विजन बना रखा है, तो जिसको यहाँ पर कॉस्मिक विजन बोला गया है। और ये जो विजन है इनका, ये है 2015 से लेकर 2025 तक का, जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी उसी को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा ये जूसी जो बेसिकली जूस मिशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है। इसकी प्रॉपर एक फुल फॉर्म है JUIC, JU का जुपिटर हो गया, IC यहाँ पर इससे निकल कर आ गया, तो इससे निकलकर आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक तरीके से JU, ठीक है, ICE एक्सप्लोरर, ठीक है। तो पूरा यहाँ से निकलकर यहाँ पर ये आ रहा है। इसके अंदर में आप लोगों को अलग अलग जो 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कैमरा वगैरह हो गया, रडार वगैरह, ये सब चीज़ें एक चीज़ों को जाकर स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, मैग्नेटोमीटर हो गया, जाके चीज़ों को चेक करेंगे। पूरा फोकस इसका क्या रहने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसा मैंने बोला, ये क्या है, ये मून को देखेगा जाकर यहाँ पर जुपिटर की, ठीक है। तो जुपिटर के अगर मून के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है यहाँ पर गैनीमेड, इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया कैलिस्ट्रो, और यहाँ पर ये हो गया नेक्स्ट आप लोगों का यूरोपा। तो ये इसके मून है, इनके बारे में जाएगा, देखेंगे इसके ऊपर सुटेबल हैबिटेट के बारे में, लाइफ है या फिर नहीं है, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेगा। ओशन वगैरह है वहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो ये देखेगा। तो डिटेल सरफेस की स्टडी यहाँ पर करने वाला है, उसके इन्वायरमेंट को चेक करने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेगा कि ये पैदा कैसे हुआ, क्या क्या सिचुएशन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मिशन यहाँ पर रहने वाला है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि हम पृथ्वी पर इंसान पैदा हो गए, पर लेकिन हमको तसल्ली नहीं है कि आखिर हम तो यहाँ पर है, हमारे जैसा कोई और जगह किसी ग्रह पर है या फिर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में बार बार बात की जाती है। जब हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी बताया, जब सूरज से आप लोग चलोगे दूर थोड़ा डिस्टेंस पर, तो 5वें नंबर का ग्रह है जुपिटर। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों से, तो जुपिटर काफ़ी दूर है और लार्जेस्ट प्लैनेट इसको बोला जाता है सोलर सिस्टम के अंदर में। कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं कि मोर देन द ट्वाइस एज मैसिव एज द अदर प्लैनेट, जो कंबाइन कर दे तो सोलर सिस्टम के अंदर में काफ़ी बड़ा है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको जोवियन या फिर गैसियन प्लैनेट या जाइंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये नाम याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, यानी कि एक तो नाम दे दिया जुपिटर, ठीक है, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इनको गैसियस प्लैनेट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक काफ़ी थिक एटमॉस्फेयर की प्लेट मानी जाती है इनके चारों ओर, हीलियम और हाइड्रोजन की, जो यहाँ पर ये जो रोटेट करते हैं, इनका जो रोटेशन देखने को मिलता है उसको जोवियन डे के नाम से जानते हैं। जोवियन बताना मैंने अभी, यहाँ पर गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, तो जोवियन डे के नाम से जानते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर ये एवरी 10 आवर में यहाँ पर इनका एक डे कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो सूरज का चक्कर काटने में यहाँ पर ये जोवियन ईयर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा,
तो 12 अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लगभग 12 साल जो कंप्लीट हो जाते हैं, उतने लंबे समय में ये एक चक्कर लगाकर आ पाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा जब रनिंग करते हैं, याद है जब ग्राउंड पे रनिंग किया करते थे तो इस तरीके से सर्किल वहां पर हुआ करते थे, ठीक है। तो जो सबसे पास वाला रनिंग वाला था, इसमें सबसे छोटे वाला, वो सबसे पीछे से भागा करता था। सबसे ये यहां से भागेगा, सबसे लंबे वो वाला सबसे दूर से भागेगा, ताकि डिस्टेंस उनको सबको एक जैसी कवर करनी पड़े। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यहां पर क्या निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है कि जो जितना दूर होगा वो उतने ही लंबे समय में यहां पर सूरज का चक्कर लगाएगा। तो इनको लगभग 12 साल लग जाते हैं सूरज का चक्कर लगाने में। और जुपिटर के कोई बोलते हैं इतने मून है, कोई बोलते हैं कितने मून है, पर अप्रोक्सीमेशन कई यहां पर एस्टिमेशन लगाए जाते हैं जुपिटर के। तो कोई 75 मून भी बोलते हैं, पर लेकिन ऐसी चीजें हैं कि अब तक क्लियर नहीं रहती हैं, इनको चेक करते रहते हैं बार बार। तो लगता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, तो एक तरीके से स्टडी चलती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग इतने मून ही हो गए हैं जुपिटर के पास में, ओके। अभी जैसे अगर बात करें इसके मून के बारे में, तो लो, यूरोपा, जैसे गैनीमेड, इसी के साथ में कैलेस्टो, ये बताया मैंने। ये कई सारे इंपॉर्टेंट मून आप लोगों को देखने को यहाँ पर इसके मिल जाते हैं जुपिटर के। जुपिटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप लोग याद रखते हैं, आज की बात नहीं है, पहले भी यहाँ पर मिशन भेजा गया था, ठीक है। जैसे कि 1979 में तो यहाँ पर वियागर मिशन था, डिस्कवर करने के लिए जुपिटर की जो रिंग है उसके चारों ओर, उसको बेसिकली जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिशन भेजे जा चुके हैं पहले। इसी के साथ में जूनो, ये मोस्ट रिसेंट मिशन अभी जुपिटर से आप लोगों को देखने को मिलेगा कनेक्टेड 2016 में। तो ऐसा नहीं है कि जुपिटर के मिशन नहीं भेजे गए हैं। मंगल ग्रह के बारे में तो आप लोग सुनते रहते हो, पर जुपिटर पे भी ऑलरेडी यहाँ पर मिशन जो है ये यहाँ पर ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके, ये आप लोग कम से कम याद रखिएगा, जो कि मून के बारे में बात करते हैं। इससे पृथ्वी है, उसका मून कौन है, चंदा मामा। मार्स का पोबोस और देमोस आप लोगों ने कई बार सुना है। इसी तरीके से इसके मिशन के बारे में याद रखिएगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं हमारे देश के मिशन के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखते हैं। जैसे कि गगनयान फर्स्ट की बात की जा रही है, ये अभी यहाँ पर इसको काफी लंबे समय से हम लोग सोच रहे हैं, तो जल्दी इसको स्टार्ट किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन के बारे में, इसी के साथ में चंद्रयान 3, इसी के साथ में गगनयान 2, निसार मिशन के बारे में मैंने बात की थी। यहाँ पर नासा और इसरो का मिशन बहुत तसल्ली में मैंने आप लोगों से पढ़ाया था, जिसको हम लोगों ने नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन के नाम से यहाँ पर जाना था। गगनयान 3 की बात की जा रही है, शुक्रयान की बात की जा रही है, लूनार एक्सप्लोरर और मंगलयान 2। तो ऐसा है कि हमारे पास में बहुत सारे मिशन जो हैं वो लाइन में है अलग अलग ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारा इसरो भी किसी से पीछे नहीं है। जो लूनार एक्सप्लोरर की बात की जा रही है वो हम लोग जापान के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। और मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो देखो हम लोग किस तरीके से आगे लेकर चलने वाले हैं। और मैक्सिमम भी हम लोग बात करेंगे चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की बात की जा रही है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा मिशन जाएगा वो आराम से जाकर वहां पर रखा जाएगा आराम से इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी जाकर टप्पा खा गया वो वहां पर, जिसकी वजह से वो चकनाचूर हो गया। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपने अच्छे लेवल पर मिशन को लेकर चल रहे हैं, तो देखते हैं कितने अच्छे लेवल पर चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, जैसे 2014 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है, कैसेनी हाइगेंस के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में मैसेंजर के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर व्योगर 1 और 2 के बारे में बात की जा रही है। तो इनको मैच करना है, क्या सही आंसर है, ठीक है। बताइए कौन सा सही आंसर है। सही आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा B, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बात की जा रही है ऑर्बिट द वीनस और द ट्रांसमिटिंग द डेटा टू द अर्थ, ये बोला गया किसके लिए, कैसेनी हाइगेंस के बारे में। कि इन रियलिटी में यहाँ पर ये सैटर्न के लिए था, शनि ग्रह के लिए बेसिकली इसको भेजा गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आप लोगों को यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर विनस की बात की जा रही है, तो था किसके लिए, यहाँ पर ये सैटर्न के लिए था। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। अभी यहाँ पर जोवियन प्लानिट जो है किस किस को बोला जाता है, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न या फिर नेपच्यून, आप लोगों को बताना है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। तो जोवियन प्लानिट किसको बोला जाता है, तो अभी यहाँ पर बताया। तो ये जो ग्रह हैं इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन प्लानिट के नाम से हम लोग जानते हैं। जुपिटर के जो मून्स हैं उनको क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ईसो, री, यूरेपा या फिर यहाँ पर गैनीमेड, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो कौन से इसके जो आज के में वो हैं, बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें जो इसके मून है, तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ये है सी, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये इसके मून, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मून के बारे में पूछने लगे तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी आप लोगों से यहाँ पर बनते हैं, तो क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके मून्स, तो सी आंसर सही है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है निसार मिशन के बारे में, तो किसका है, जाक्सा, ईसा, नासा या फिर रोसकोसमोस। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग किसका है ये मिशन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर है सी, यहाँ पर नासा का मिशन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नासा का मिशन किसके साथ में, हमारी इसरो के साथ में। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिकली जूस के बारे में। तो बात की जा रही है कि लॉन्च किया जाएगा फ्रांस गुयाना से, ठीक है, एरियाना जो 5 लॉन्चर के थ्रू, और मिशन जो है वो जुपिटर पहुंचेगा 2025 में। गोल क्या है, स्टडी करने के लिए जुपिटर और उसके 3 लार्जेस्ट जो मून है उनको ये स्टडी करेगा। सही आंसर क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर क्या है, ये 31 तक का टारगेट है पहुंचने का, ना कि 25 तक का, क्योंकि जुपिटर की डिस्टेंस मैंने बताया कितनी डिस्टेंस में यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं पड़ोस में चलो यार घूम आते हैं, शाम की जो पार्टी है वहीं कर लेंगे जुपिटर के ऊपर, ऐसा तो है नहीं। तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो याद रखिएगा। जुपिटर के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो 5th है इन द लाइन ऑफ सन से आप लोग बात करेंगे जुपिटर, और लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर में। जुपिटर रोटेट करता है वंस एवरी जो 10 ईयर, जो उसका बेसिकली जो जुपिटर का जो रोटेशन है वंस अबाउट एवरी 10 आवर्स का एक डे देखने को मिलेगा, और साल 12 साल का यहाँ पर वहाँ पर एक जोवियन ईयर है, ये याद रखिएगा। और ये इसके जो है बेसिकली मेजर जुपिटर के मून है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर बात करूं तो यहाँ पर 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, तो ये आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जुपिटर के बारे में बात कर दी मैंने, इसरो के मिशन भी आप लोगों को बता दिए कौन कौन से मिशन है आने वाले टाइम में। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा वही बता दिया, और अभी फिलहाल यहाँ पर जो जूस मिशन है उसको कैसे लेकर ये चल रहे हैं वो बता दिया, क्या क्या बेसिक पर्पज है, कहाँ कहाँ पर हमारा प्लानिटरी सिस्टम कैसा है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हो गई। तो क्वेश्चन अब किसी भी तरीके से आप लोगों से बने, आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे जाए तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप लोगों से कई बार हमारी इसरो के जो एक तरीके से ना एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे आप लोग यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता सकते हो हमारे जो मिशन है इसरो के लिए। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप में से कोई अगर बोले कि स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है तो आप लोग की इंटरेस्ट है इसमें, अगर पूछे आप लोगों से यस या फिर नो बताना जरूर। दोस्तों किसी भी देश के अंदर में उसका एक बैंक होता है जिसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं, और वो सारे बैंक का पापा होता है। जैसे घर में नहीं पापा होते हैं सबको कंट्रोल करके रखते हैं, ऐसे ही सेंट्रल बैंक होता है वो सारे बैंक को कंट्रोल करके रखता है। उसको आप लोग पापा बैंक भी बोल सकते हो। ठीक है, पापा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पापा बैंक के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। पापा घर में अगर कोई भी रूल और रेगुलेशन लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, ताकि घर में जो है शांति बनी रहे, सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी से चलती रहे। ऐसे ही यहाँ पर पापा बैंक भी कई बार ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिससे कि देश के अंदर में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो सही तरीके से चलती रहे। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है, बहाव, एक तरीके से बहाव, एक तरीके से आराम से चीजें चलना। तो उसी के नाम पर यहाँ पर प्रवाह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लाइसेंसिंग अप्रूवल वगैरह जो है बड़े आसान हो जाएंगे। जैसे नहीं अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आप आज के टाइम में आप लोगों को मूवी भी देखनी है, खाना भी खाना है, इसी के साथ में आप लोगों को सामान भी खरीदना है, तो कहाँ जाना है, सीधा मॉल चले जाओ, सारी फैसिलिटी एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। तो उसी तरीके से प्रवाह जो सिस्टम है ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है, एक सेंट्रलाइज पोर्टल। पोर्टल का मतलब क्या होता है, वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं। ये एक सिस्टम रहेगा। इसका मतलब क्या है, पूरा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है, पहले क्या बोलते थे, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एक्रोनिम को जब हम लोग बोलते थे ना कि ये इसका छोटा फॉर्म है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो क्या हो गया, बी स्टार्टिंग का ले लिया, जे स्टार्टिंग का ले लिया, पी स्टार्टिंग का ले लिया। तो इस तरीके से एक्रोनिम बनाते थे। आजकल नेक्स्ट लेवल पे एक्रोनिम बनाए जा रहे हैं, मतलब नाम सेट बैठना है, वैसा बीच में से भी शब्द उठा लेते हैं। ठीक है, उन्हें आधी बार तो ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि इधर उधर से शब्द उठा लिए जाते हैं कई बार। मतलब बस ये है कि एक्रोनिम सेट बैठना चाहिए, सामने वाला पढ़ता रहेगा क्योंकि एग्जाम तो उसको निकालना है, हमको क्या टेंशन है। तो प्रवाह जो शब्द है इसका मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ये ऑथराइजेशन। तो ये यहाँ पर एक सिंपल एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिसके थ्रू यहाँ पर आसानी से लोगों को अप्रूवल भी मिल सके और चीज़ों को रेगुलेट भी किया जा सके। ये ऐसी काम क्यों किया जा रहा है देश के अंदर में, इनका पूरा फोकस रहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, यानी कि कोई भी काम हो उसको आसानी से हो जाए। एक टाइम ऐसा था कि देश में आप लोग इवन एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी बनाने जाते थे ना, मतलब पूरे चक्कर काटने पड़ते थे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मुझे अभी भी याद है जब एडमिशन लिया था यहाँ पर बेसिकली बीटेक वगैरह के अंदर में, उस टाइम पर कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह तैयार कराने थे तो बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले थे। और इसी के साथ में जब आप लोग जाते हैं किसी मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप लोग जैसे नहीं किसी पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए आप लोग कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई कुछ यहाँ पर होते हैं कुछ वेरिफिकेशन वगैरह, तो उनमें बहुत सारी दिक्कत आती है। पर आज के में सब कुछ ऑनलाइन देखने को मिल रहा है आप लोगों को, तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर में यहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब चीज़ें ऑनलाइन होती है तो इफेक्टिव
एक्टिव होती हैं। तो पूरा फोकस ये है कि कैसे ईज किया जाए रेगुलेट करने वाली चीज़ों को। और यहाँ पर ऐसे मैंने बोला कि जो बिजनेस जो है वो आसानी से किया जा सके, तो आरबीआई का भी पूरा फोकस है इसके ऊपर कि रेगुलेटर प्रोसीजर को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को फास्ट बनाया जाए। अप्रूवल जो होता है उसमें अगर कोई इंसान बैठा रहेगा वो बोलेगा 2-4 रुपए लगा दो पॉकेट में, उसके बाद में अप्रूवल मिल जाएगा। पर लेकिन ऑनलाइन सिस्टम तो ये बोलेगा नहीं, वो तो तुरंत, जैसे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फोटो का साइज इतना है, सिग्नेचर का साइज इतना है, कोई दिक्कत है तो बोल देगा भाई साहब ठीक कर ले इसको। अगर ठीक हो गया तो तुरंत बटन दबाओ और अप्रूव हो गया। वो तो नहीं बोलता कि तब सेंड करूंगा, पहले मुझे 500 रुपये दे दे। सोचो अगर फॉर्म भरते टाइम ऐसा हुआ करता कि ऑनलाइन वेबसाइट बोलती पहले 500 रुपये भर, यहाँ पर इधर वो खोका एक तरीके से घूस, उसके बाद में अप्रूवल होगा फॉर्म का, कितनी मतलब दिक्कत आया करती। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो जाती है, उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ की जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आती है या फिर कोई बाहर का बिजनेस हमारे देश में आता है, तो उससे अच्छा फायदा ये रहता है कि उनको और आसानी रहती है चीज़ों को इंप्लीमेंट करने में। और फिर जैसे कि आप लोगों को बोलो में यार उस मॉल में चले जाना, वहाँ से सारा सामान एक जगह इकट्ठे मिल जाता है, आप लोग गए वहाँ पर, आप लोगों का मजा आ गया, आप लोग दूसरे इंसान को भी जाकर बोलोगे। तो वही है कि जब कोई एक बिजनेसमैन देश के अंदर में आता है और वो आकर बिजनेस करता है, उसको अच्छा लगता है, तो और भी बिजनेसेस देश के अंदर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके चलते क्या है कि यहाँ पर एक टाइम फ्रेमवर्क के अंदर में डिसीजन लिया जाएगा प्रॉपर वे में, और इससे जो बिजनेस एक्टिविटी है उस हिसाब से सही डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी। प्रवाह जो है वो सिंगल इंटरफेस रहेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके से आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिल रहा है, वो नहीं कि इजी टू अंडरस्टैंड जो कहते हैं जिसको, तो रहेगा। तो आसानी से उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है, यानी एक तरीके से घर में कोई एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि सारे बैठकर एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि कोई ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ दूसरे रूम में जोमेटो से पिज्जा मंगा रहा है, हेल्थ खराब किए बैठा है, तो सारे सबके ऊपर ध्यान रखा जा सकेगा आराम से। या फिर घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, कोई क्या हरकतें कर रहा है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम का यही एक सिस्टम देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के अंदर में एक ऐसा बैंक है जो कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉलो करता है, इंप्लीमेंट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में ही बनाई जाती है। ये इसके हेड होते हैं, उसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, ये आप लोगों को पता है। आप लोग ये बताना कि मिनिमम अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है तो मिनिमम मेंबर कितने होने जरूरी है, उसका कोरम क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और कौन से कानून एक्ट के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, इन्फ्लेशन रेट जो इसको कंट्रोल करना है उसका एक टारगेट दिया गया है +-2। तो मतलब किसके +-2 में वो टारगेट है, ये सारी चीजें हजारों बार बता चुका हूं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलते हैं, क्वेश्चन के आंसर वीडियो के नीचे देखा करो, एक से एक अनुभवी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं हमारे पास में जो शानदार तरीके के आंसर देते हैं इतने सिस्टमेटिक वे में कि मतलब मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ना है तो ये आसान तरीका होता है। तो ये था पूरा आर्टिकल, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बैंकिंग के लिए, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट बेहतरीन आर्टिकल, मजा आ जाएगा आप लोगों का, जब क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये ऐसी स्कीम्स वगैरह कई बार आप लोगों से पूछी जाती हैं, अगर माइंड में जितने अच्छे से क्लैरिटी रहेगी आप लोग उतनी अच्छे से आंसर दे पाओगे। बात की जा रही है यहाँ पर PMJVM के बारे में, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। डिटेल में बात करूंगा कई सारी चीजों की, आप लोग सारी चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पर 15 लाख रुपए देने की बात की जा रही है, ये वो वाले 15 लाख नहीं है जो बोला था कि बाहर से काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें नहीं, यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो स्कीम है, पूरी स्कीम आप लोगों की कवर होने वाली है शानदार तरीके की। अभी यहाँ पर हमारे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा लोकसभा में बोला गया कि 15 लाख रुपए पर वन धन विकास केंद्र दिए जाएंगे, यानी कि जो विकास करने वाले जो केंद्र हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके तहत यहाँ पर जो सपोर्ट मिलेगी वो किसके तहत मिलेगी, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी, ताकि देश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है यानी कि जो आदिवासी भाई बहन है उनको लाइवलीहुड यानी कि उनको रोजगार मिल सके और उनकी जिंदगी जो है थोड़ी सी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, यानी कि एक तरीके से उनकी जिंदगी को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, आजीविका उनके पास में पहुंचे उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये स्कीम अभी न्यूज में आई क्योंकि 15 लाख रुपए देने की बात की गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि स्कीम आज ही लॉन्च की गई है। 5 साल पहले 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी 14 अप्रैल को, अभी यहां पर हो गए हम लोग बैठे हुए 2023 में, तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि फिर से ये न्यूज में आ रखी है यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है एक नोडल डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल का, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर आप लोग को TRIFED इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आते हैं बेसिकली कैसे उनको बेचा जाता है उसके लिए पूरा माहौल बनाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, एक नोडल एजेंसी के तौर पर है, नेशनल लेवल की है, स्टेट लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है।
बहुत सारी स्टेट लेवल की एजेंसी रहती हैं जो कि यहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर काम करती हैं। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी, लोकल केंद्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारी कई तरीके से चीज़ें जो कनेक्ट रहती हैं। जैसे बात करें यहाँ पर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात की जा रही है और एक क्लस्टर के तौर पर काम करते हैं। क्लस्टर क्या होता है, एक तरह का ग्रुप हो जाता है, इकट्ठा होकर काम करने वाली बात होती है। तो वन धन विकास केंद्र जो है वो 10 ट्राइबल वन धन विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलाकर बनते हैं और इनको बेसिकली 30 ये MF जो गैदर करते हैं एक जगह और फिर उसके बाद में यहाँ पर ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट और लगभग 30 के करीब 300 के करीब बेनिफिशियरी पर केंद्र आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो 15 लाख रुपए देने की बात की जा रही है, इसका मतलब ये एक इंसान के लिए नहीं है। आप लोग खुद सोचो, एक केंद्र को दिए जाएंगे और उस केंद्र के अंदर में एटलीस्ट 300 के करीब लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसकी वजह से 25 लाख ट्राइबल जो है वो गैदर्ड होंगे कंट्री के अंदर में और उनको फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्कीम जो है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के बारे में कुछ सजेशन देने के बारे में आ जाए, तो इस स्कीम को आप लोग सजेशन में एक बार लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई साहब होशियार बच्चा है। ठीक है, और डायरेक्ट यूपीएससी के अंदर में प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, डाउट नहीं होना चाहिए। जहाज में आप लोगों ने किस किस ने यात्रा की है, कई सारी चीज़ें रहती हैं। जब बात करते हैं हम लोगों को लगता है कई सारी फ्लाइट है कि यार वो वाली फ्लाइट जो है उसमें शानदार तरीके से मजा आता है। जिसने जहाज में यात्रा नहीं किया उसके लिए अगर मैं बताऊं, आप लोग अगर लोकल ट्रेन में यात्रा करें या फिर एक तरीके से सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है उसमें यात्रा करें, जो लग्जरी ट्रेन होती है उसमें यात्रा करें, तो सब में फ़र्क आप लोगों को नजर आएगा। तो उसी के बेस पर उनके अंदर सेफ्टी के मेजर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि किसके अंदर कितने ज़्यादा एक तरीके से एक्सीडेंट होने के बाद भी मरने के चांसेस कम रहते हैं। कई सारी आप लोगों को सेफ्टी के मेजर देखने को मिलते हैं, यानी कि इंसान की सुरक्षा के उपाय आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट रेटिंग में हम जो है उसको कैटेगरी 1 के अंदर में यहाँ पर रखा गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो ये कैटेगरी यहाँ पर तैयार की जा रही है फेडरल एविएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ में मिलकर आप लोगों को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हमारे देश का, तो उसको इन्फॉर्म किया गया कि हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पर सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं ये शिकागो कन्वेंशन है, उसके हिसाब से बात की जाती है, उसके हिसाब से कैटेगरी ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर ये रेटिंग प्रस्तुत की गई है, इससे पहले ये रेटिंग जो थी 2018 में प्रस्तुत की गई थी। इनके इस रेटिंग को देने का मतलब वही है कि कंपटीशन बना रहे और सब सेफ्टी जो रूल्स और मेजर्स हैं उसके ऊपर फोकस देकर चल सकें। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में है हम। ठीक है, वुमेन 20 G20 के बारे में आप लोगों ने सुना, इकोनॉमी 20 के बारे में सुना, लेबर 20 के बारे में सुना, अभी वुमेन 20 की बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल एक मीटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर में, जिसमें वुमेन पर भी फोकस दिया जाएगा, महिलाओं के ऊपर फोकस दिया जाएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है हमारे देश के अंदर में। ये G20 के नाम पर सारे एरिया को घुमा दिया, सारे देश को घुमा दिया। बेसिक पर्पज ये रहता है कि जब कोई इंटरनेशनल इवेंट कोई भी देश के अंदर होता है उसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि देश के अंदर में सारी चीज़ों को, कल्चर को दिखाया जाए, इंटरनेशनलाइज किया जाए चीज़ों को, ताकि हमारे देश के अंदर में टूरिज्म भी और ज़्यादा बढ़े। तेजस, रफाल, सुखोई, MKI, इसी के साथ में जैगवार इंडियन एयरफोर्स के ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर में, कोप इंडिया 23 जो कि यूएस की एयरफोर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं हमारे और यूएसए के साथ में, खासकर मिलिट्री इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर इंडिया और यूएसए के मिलिट्री इनिशिएटिव के बारे में लिखने के लिए आए तो इसको मेंशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है वो 5th है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट जो रिसीव किया गया स्टार्टअप के द्वारा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में, तो ये बात की जा रही है प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पर लास्ट ईयर का डेटा सामने निकल कर आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से मशीन को उस लेवल पर डेवलप कर देना कि वो बिना इंसान के हाथ लगाए भी सारा काम अपने आप कर ले। यानी कि ये समझो कि इंसान अपना ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहा है यहाँ पर लेकिन इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमान ऑल्टरनेटिव आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो इसके कई सारे खतरे भी बोले जाते हैं, कभी कोई आर्टिकल आएगा तो तसल्ली में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल याद रखना कि हमारी रैंक जो है वो 5th है यहाँ पर। मिनिस्टर ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपला। इनके द्वारा अभी यहाँ पर एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंदर में। स्टार लगा लेना जितने ज्यादा हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव का, क्योंकि आप लोगों को पता है जब कोविड-19 बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना तो सबसे ज्यादा जो बात की जा रही थी वो बात की जा रही थी किसके बारे में, वो बात की जा रही थी यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिकली जूनोटिक बीमारी के बारे में, जूनोटिक डिजीज के बारे में। तो जो जूनोटिक डिजीज है, जो जूनोटिक बीमारी है वो जानवरों से इंसानों में फैलती है।
तो उस बीमारी में ये पता चला कि अगर आपको हष्ट पुष्ट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले आप लोगों को जानवरों को भी हष्ट पुष्ट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानवरों से गिरे हैं। घर में कुत्ते बिल्ली आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, गांव में जाएंगे तो गाय भैंस बैल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप लोग अगर जू में जाते हैं तो वहां पर आसपास में चिड़िया जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अगर वो बीमार होते हैं तो ये समझो कि हम भी ज्यादा लंबे समय तक ठीक नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग रहते हैं कि रियलिटी में खुश रहना, अच्छे से स्वस्थ रहना, तो इसलिए बोला गया वन हेल्थ मिशन। वन हेल्थ में हम भी आ गए और वो भी आ गए। तो उसमें एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव के बारे में आप लोग यहां पर बात याद रखिएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बन जाएगा तो फिर बोलोगे क्या है। WHO के बारे में, WHO ने भी यहां पर इसके बारे में बोला है। आप लोगों को बताना है WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है और उसके द्वारा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, रिवीजन करते रहो, साथ साथ में एग्जाम आ रहे हैं, वरना सारी चीजें सर से उतर जाएंगी ऐसे। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। उसने स्पेशल स्कीम प्रोवाइड कराने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए, जो प्रिजनर है, प्रिजनर मतलब जेल के अंदर में जो लोग कैदी बंद हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो स्कीम है यहाँ पर सपोर्ट फॉर द प्रिजनर। तो ये पुअर प्रिजनर जो है, जो आज के डेट में देखने को मिलते हैं, सोशली डिसएडवांटेज, यानी कि एक तरीके से ऐसा सेक्शन जो कि काफी ज्यादा गरीब है और पिछड़ा हुआ एरिया है। एक तरीके से एजुकेशन ढंग से उसको मिली नहीं है, पैसे उसके पास में ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जेल से कैसे निकलना है उसके पास में इतना भी कुछ नहीं है कि पेनल्टी भी अफोर्ड कर सके, उसकी वजह से जेल में डाल दिया है। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। आज की डेट में अगर आप लोगों को याद हो, पुराने कुछ समय की बात की जाए, जयललिता जी के केस चल रहा था, तो उस टाइम पर तमिलनाडु के अंदर में उस केस के ऊपर क्लियर डिसीजन नहीं आएगा, तो इसलिए उनका केस जो था वो कर्नाटका ट्रांसफर कर दिया था। यानी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस जो हैं वो ट्रांसफर कई बार किए जाते हैं, ताकि उस केस को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सुना जा सके और उसके ऊपर सही डिसीजन आ सके। अक्सर कई बार वेल नोन एंटिटी, यानी कि ऐसे लीडर जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, उनके ऊपर अगर केस चलता है तो ऐसी सिचुएशन कई बार देखने को मिल जाती है। और भी कई सारे रीजन होते हैं, कई बार बड़ी फ्रीक्वेंटली केस को ट्रांसफर किया जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह बोला कि पावर टू ट्रांसफर द केसेस अंडर सेक्शन 406A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बोला गया है कि यहां पर ये एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन किया तो तब चाहो जब जाकर उसको जो है ट्रांसफर कर दो। ठीक है, हालांकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, पर लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मन आए यूज कर लेना। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है, मेरा मन है बेसिकली वीडियो अपलोड नहीं करने का आज, ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा वीडियो अपलोड। मेरे ऊपर कोई किसी का दबाव थोड़ी ना है। मेरा मन है कि आज मुझे ज्यादा वीडियो अपलोड करनी है, तो मुझे टाइम अलाउ करेगा तो मैं ज्यादा अपलोड करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कभी कई बार कई वीडियो आती है, कई बार जैसे एक वीडियो आती है, तो ये सारी चीजें क्या है, मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे कितना टाइम अलाउ कर रहा है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो मिल जाती है उसका मतलब है कि आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, पर इसका मतलब नहीं कि आप लोग वीडियो ना अपलोड करो, भाई साहब मजे चल रहे हैं जिंदगी में, तो टाइम अगर अलाउ कर रहा है तो काम किया जा सकता है। तो डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब यहां पर ये बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारे हाथ में पावर है, पर लेकिन इसका मतलब नहीं तुम फ्रीक्वेंटली उसको यूज करोगे। ठीक है, फालतू की केसेस में भी उठाकर उधर फेंक दे उठाकर। तो ये है कि एक तरीके से नेसेसरी हो, और खासकर एक तरीके से बोला यह भी गया है कि अगर कोई ऐसी जरूरत हो कि हाँ इसको यहां पर करना है, और कोई केस ऐसा कि एंड पर आ चुका है, ठीक है, तो उसके लिए नेसेसरी कोई जरूरी हो कि ट्रांसफर करना है, तो ही आप लोगों को जस्टिस के लिए उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बातें बोली गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार जितने लगा लोगे उतने कम है, क्वेश्चन तो बनेगा, इसमें बहुत दाम है। रीजन क्या है, अभी आप लोगों ने देखा 15th फाइनेंस कमीशन दबाकर डिस्कस किया गया कोविड-19 के टाइम पर लेकिन अभी मुहिम स्टार्ट हो चुकी है 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। रीजन क्या है, जब तक हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फाइनेंस कमीशन की बड़ी बेइज्जती हुआ करती थी। सब बोलते थे यार फाइनेंस कमीशन तो संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी हाँ बिल्कुल है, आर्टिकल 280 के अंदर में रखी हुई है, पर फिर भी प्लानिंग कमीशन जो थी वो ज्यादा ताकतवर हो जाती जब फाइनेंस कमीशन की बात करते थे। अभी यहां पर प्लानिंग कमीशन को बेसिकली क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया और निकाल कर लेकर आगे नीति आयोग। तो जो नीति आयोग निकाल कर लेकर आगे, उसकी वजह से अभी फाइनेंस कमीशन फिर से जो है शेर की तरह दहाड़ने लगा। अब वो सिस्टमेटिक वे में काम करता है। अभी जो फाइनेंस कमीशन जो चलने वाला है वो आप लोगों को पता है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो है जो खत्म होगा, मतलब एक तरीके से जो 15th फाइनेंस कमीशन का, उसके बाद में अभी 5 ईयर का जो पीरियड चलेगा वो अभी 16th फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि उसको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां पर अभी फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे ये आप लोग को बताना है, बहुत बार डिस्कस किया। जैसी चीजें और आएंगे निकलकर, ये खासकर मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो अगर लेटेस्ट जो भी रिपोर्ट है वो तैयार करके जाना, और खासकर डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेंस का ही टॉपिक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूं यहां पर जो इंपॉर्टेंट है। जब बात करते हैं यहां पर फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो एक बात याद रखिएगा, सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। आर्टिकल 280 जो है उसकी मेन पावर आप लोगों को यही देखने को मिलेगी,
क्योंकि टैक्स जो कलेक्शन होता है ना, वो टैक्स कलेक्ट होकर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो फिर मैक्सिमम कलेक्शन जो होता है वो शेयर किया जाता है, सेंटर से स्टेट के पास में जाता है। तो उसी को हम लोग बात करते हैं। पहले बहुत कम था, लगभग 32 के करीब था, फिर इसको बढ़ाकर अभी कितना कर दिया था, 42 कर दिया था। पर लेकिन आप लोगों को याद होगा फिलहाल के टाइम पर वो 41 यानी कि 41 किया गया। क्यों? क्योंकि 1% अलग से निकालकर जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी को दे दिया गया था, क्योंकि स्टेट हट गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 1% निकालकर उसको दिया गया था। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें न्यूज में थी। ठीक है, तो कैसे टैक्स का पैसा शेयर करना है। और आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक साइड में होता है सेस, ठीक है, और एक साइड में आप लोगों को मतलब सेस जो होता है, आप लोगों ने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना। तो ये क्या होता है, एक होता है सरचार्ज। तो सेस और सरचार्ज में क्या होता है कि सेस जो होता है जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है उसी पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे एजुकेशन सेस लगा दिया, इन्वायरमेंट सेस लगा दिया, तो ये इन्वायरमेंट के लिए यूज होगा, एजुकेशन के लिए होगा। पर लेकिन सरचार्ज के साथ में ऐसा नहीं रहता है। पर दिक्कत क्या है यहाँ पर, जो सेस ये लगते हैं ना, ये इस तरीके के चार्ज लगते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट बड़ी दिक्कत में रहती है इनसे। सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा गुस्से की नजरों से देखती है स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो है ये शेयरिंग में नहीं आता है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से जब पैसा यहाँ पर लगाया जाता है तो वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसका इस्तेमाल कर पाती है, स्टेट के पास में नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि आधे से ज्यादा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे ले लेती है सेस वगैरह को लगाकर, और हमारे पास में शेयरिंग आती नहीं है। कोविड-19 के टाइम पर सारी स्टेट गवर्नमेंट इसको लेकर हो रही थी। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है यार, क्वेश्चन बनते रहते हैं तो याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको आप लोग CSIR बोलते हैं, बहुत ही पुरानी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसने बोला है कि रेयर अर्थ मटेरियल मिले हैं देश के अंदर में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर ये मटेरियल देश के अंदर में अच्छे से पाया जाता है तो आज की डेट में दुनिया भर में सबसे ज्यादा ये रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं चाइना के अंदर में। और चाइना के अंदर में दुनिया की डिपेंडेंसी है, उसमें से हम भी एक हैं। जो अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती है ना, इवन जैसे हवाई जहाज बनाने हैं या फिर इसरो को सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, वो सारी जो एक फाइन मटेरियल की जो इस्तेमाल होती है उनमें यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचो अगर ये हमारे देश में एक भंडार मिल जाता है तो कितना मजा आएगा। ठीक है, फिर तो भाई साहब बल्ले ही बल्ले है। ओके, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर प्रोजेक्ट लगभग 5200 करोड़ रुपए का तमिलनाडु के अंदर में। यहाँ पर बात करें तो स्टेट का सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। ये आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग अपनी खुद की ट्रेन बना रहे हैं। पहले ये सारे डब्बे बाहर से खरीद कर लेकर आया करते थे हम लोग। ठीक है, आज की डेट में अपने ही देश के अंदर में सारा काम कर रहे हैं। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन द वर्ल्ड होम्योपैथी डे, न्यू दिल्ली के अंदर में। वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है, देखिए आप लोगों ना आज की डेट में, पहले मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पहले स्टेट को डेवलप करना, फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से स्कीम चलाई, फिर ब्लॉक के लिए चलाई। पर लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि गांव के लिए चला रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके की स्कीम के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी यहाँ पर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है, इसको बोलते हैं किबुथु। ठीक है, तो ये बॉर्डर विलेज है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, खासकर जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो यहां पर इससे क्या है कि हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, मैंने बजट का जब लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि बॉर्डर एरिया में हम लोग जो गांव हैं, जो विलेज हैं, उनको डेवलप कर सकें। और इसकी वजह से बॉर्डर एरिया में जो डेवलपमेंट होगा, चाइना क्या करता है, उसकी जो बदतमीजी चलती है ना कि जैसे हमारा बॉर्डर हो गया, ये हमारा एरिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आएगा अंदर, यहाँ पर आएगा अंदर, यहाँ पर आएगा, बोलेगा यहाँ पर अगर अपने कुछ सैनिक बैठा दिए, कुछ लोग बैठा दिए, फिर बोलेगा देखो हमारे लोग रहते हैं तो हमारा एरिया हो गया। तो इस तरीके से हरकतें करता हुआ नजर आता है। बोलेगा ठीक है, ये तुम्हारा अगर लड़ना है तो लड़ो मेरे साथ में, ये एरिया तुम ले लो और ये दोनों मुझे दे दो। मतलब हमारे ही एरिया की हमारे ही साथ में बार्गेनिंग करने लगता है। इतनी घटिया उसकी टेंडेंसी रहती है। तो उसकी उस बदतमीजी का इलाज है यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। इसके अंदर में आप लोगों को बहुत सारी सपोर्ट देखने को मिलेगी, गांव वाले एरिया को डेवलप किया जाएगा, उसमें कोई जाकर रहता है तो वो भी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ में होम मिनिस्टर जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। गोल्डन जुबली बॉर्डर एल्यूमिनेशन जो प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी सेम एरिया में है। तो ये कहीं ना कहीं जो बॉर्डर वाला एरिया है, तो बॉर्डर विलेज को डेवलप करने का एक सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। किसी को बोल दो कि यार वहां पर जाकर रहने लोगों, पानी वहां पर है नहीं, बिजली वहां पर है नहीं, क्या करेगा इंसान जाकर रहकर। तो पूरा ढांचा क्रिएट करने का है। वाइब्रेंट का मतलब ये रखा गया यहाँ पर। ठीक है, जो शब्द यूज किया गया ना वाइब्रेंट विलेज, का मतलब है कि सब कुछ मिलेगा अगर उस गांव में, वो गांव एक एस्टेब्लिश ढांचे के साथ में आप लोगों को वो गांव मिलेगा रहने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा।
दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, देश के अंदर में जब कोई मेडल जीत कर लेकर आता है तो पूरे देश का जो सीना है गर्व से चौड़ा होता है। तो इंडिया के यहाँ पर अंतिम पंगाल के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर में, और निशा दहिया के द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से सिल्वर मेडल जीता गया। ठीक है, तो दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा, और खासकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से नव युवक नौजवान जो देश के नागरिक हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, कौन बनेगा छोटू करोड़पति में आपका स्वागत करता हूं। अच्छे से अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन के आंसर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। बड़ा ही बेहतरीन से क्वेश्चन बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, अच्छे से एंजॉय करना। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यहां पर ये बताना है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, या फिर एनर्जी चार्ट जो चार्टर ट्रीटी है। ये आंसर क्या होगा, ABC आप लोगों को ये बताना है, डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर 5वें नंबर का किसके द्वारा होस्ट किया गया, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, सिक्किम या फिर तेलंगाना। सही आंसर बताना है नाथुला। ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था अभी रिसेंटली, मैंने आप लोगों को मैप देखकर डिस्कस भी किया था दिखाकर। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश कहां पर लोकेटेड है, याद बताइए। मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नाम नहीं बताता फिर आप लोग आंसर दे दोगे चाइना के साथ में दिक्कत में रहता, चलिए बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडियन स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया फूड कॉन्क्लेव 2023। तो खाने पीने के शौकीन आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उड़ीसा, न्यू दिल्ली, सिक्किम या फिर तेलंगाना। सही आंसर क्या है ये बताना है। सी सेट का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, फिर सारे आंसर आप लोगों को बताऊंगा, तब तक एक बार इनमें को नजर डालो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा एक मैप बेस्ड लोकेशन आप लोगों के सामने है, वुलर लेक। वुलर लेक एक ऐसी लेक है जम्मू एंड कश्मीर में अक्सर लोग जो हैं घूमने के लिए जाते हैं तो भी देखते हैं यहाँ पर। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर यानी कि साफ सुथरे पानी की लेक है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंदर में। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, झेलम रिवर जो है वो प्राइमरी सोर्स है। कोई भी अगर लेक जो रहती है ना, लेक क्या होती है बेसिकली, ठीक है, झील बोलते हैं जिसको, और नदी क्या होती है जो पानी बहता चलता है, लेक क्या होती है जो पानी रुका हुआ रहता है। तो लेक के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो लेक में पानी कहां से आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। ठीक है, नहीं कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, यहां पर पानी आ रहा है। तो झेलम रिवर है इसके साथ में कनेक्टेड, ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में लेक जो है कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, जो जैसे नहीं लेक होता है, इसे अब आप लोगों के घर का नाम क्या है। ठीक है, इसी तरीके से सबके अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। तो इसी तरीके से कई बार पुराने नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो महापद्म सागर जो है यहाँ पर इसका एंशिएंट टाइम में इसको बुलाया जाता था इस पर्टिकुलर नाम के। ठीक है, तो अगर पूछे कि महापद्म सागर किस पर्टिकुलर लेक का नाम है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ओके, कुछ और बातें जैसे कि यहाँ पर नाम बात की जा रही है जैनुल आबदीन, ठीक है, बादशाह जो बनाया गया यहाँ पर, जिनका नाम था यहाँ पर जैन लंका। ये आर्टिफिशियल आइलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, वुलर लेक पर। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियली क्या होता है जब किसी के द्वारा बनाया जाता है। तो जैनुल जो यहाँ पर जैनुल आबदीन बादशाह के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम जैन लंका रखा गया। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ में कनेक्ट करके रख लेना। तो ये लार्जेस्ट रूरल भी है यहाँ पर कश्मीर के अंदर में। बादशाह एक तरीके से बादशाह भी वर्ड यूज किया था कई बार। अकबर ऑफ कश्मीर भी इनको बोला करते थे यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में कश्मीर के अंदर में सबसे फेमस चीज क्या है, तो आप लोगों को पता है वो है सोल, जो कि वहां पर पश्मीना जो वुल से बनाए जाते हैं। तो आर्ट ऑफ सोल मेकिंग जो है कश्मीर के अंदर वो भी इंट्रोड्यूस किया गया इन्हीं के द्वारा। तो आज की डेट में भी फेमस है वो चीजें। तो ये इतनी सारी बातें इस पर्टिकुलर जो स्लाइड से आप लोगों को देखने को मिली, इससे क्वेश्चन भी बन चुके हैं और आगे भी बन जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर। आइए अब देखते हैं यहाँ पर किस किस ने सही गुल खिलाए हैं, क्या क्या आंसर दिया है। तो कौन यहाँ पर प्रस्तुत करता है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। पूरा टारगेट क्या है, आखिर एनर्जी के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल वर्ड का मतलब क्या है, अक्षय एनर्जी ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोलर और ये सब चीजें इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी, ताकि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पर रखा जा सके या फिर उससे कम रखा जा सके। पर लेकिन लग नहीं रहा है कि हम लोग अचीव करेंगे, वो एक अलग बात है। फिफ्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर, यानी कि एक तरीके से आपदा प्रबंधन के बारे में बात की जा रही है। तो न्यू दिल्ली के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिली। बेसिक पर्पज ये कि कैसे लोगों को तैयार करना है और कैसे इस पर्टिकुलर ढांचा में इन्वेस्टमेंट करना है। $50 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस फंड जो था वो अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर। यहाँ पर आज की डेट में डिजास्टर दुनिया भर के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। कहीं अर्थक्वेक आ जा रहा है,
कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं अभी आप लोगों को ना जो नॉर्थ में पहाड़ी इलाके में देखने को मिला कि किस तरीके से जो घर जो है वो सारे ढह गए थे। कौन से स्टेट की बात थी बताइए जरा, देखता हूँ कौन कौन बताता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात चली थी ना कहीं, ठीक है। नाथुला माउंटेन के बारे में बात की जाए तो पता है आप लोग कहाँ पर है, ये सिक्किम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा जा चुके हैं, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कई बार आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट अगर क्वेश्चन पूछना हो तो याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज का भी नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसको डोंगक्या रेंज आप लोग बोल सकते हैं, डोंगक्या रेंज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हिमालयन रीजन में है, तिब्बत और इंडिया के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना मत बोला करो, तिब्बत बोला करो, ठीक है, क्योंकि चाइना का पार्ट है पर लेकिन कब्जा रखा है उसने वो पार्ट, ओके। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करें फूड के बारे में तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है न्यूज़। ये इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जहां पर मैंने अभी बताया था क्रिमिनल चार्जेस के बारे में, याद है। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस वाला राज्य है, तो फूड का मजा ले रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अच्छे से एंजॉय करिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात क्या की जा रही है, ये इसका आंसर हो गया सी। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, तो आंसर आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूं, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूं, जिससे कि कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग जान पाओगे। इनको इस्तेमाल करोगे तो अच्छे से आप लोग अपनी अंग्रेजी भी सुधार पाओगे। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर रेनेसेंस लिखा हुआ है, वहां पर रेनेसा बोलते हैं, मतलब एक तरीके से ट्रांजिशन फेज, ठीक है। तो रेनेसेंस, रेनेसा वहां पर जो शब्द यूज किया गया वो यहीं से निकल कर आता है, नए युग की स्टार्ट करना, नवयुग बोलते हैं, एक तरीके से नया दौर स्टार्ट हो जाना। तो नवयुग बोला जाता है कि एक नया कुछ रिवाइवल हो जाना। जैसे मैं बोलूँ आज से आप लोग अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हैं, कल से आप लोग अपने शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे नहीं एक तरीके से बोलते हैं ये है एक्टिव वोल्केनो और ये है डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट से एक्टिव वोल्केनो हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नवयुग का स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, लेनिटी। कई बार सुना होगा आप लोगों ने, काफी लीनियंट है यार ये। लीनियंट मतलब काफी एक तरीके से ना, एक तरीके से दयावान इंसान है, या फिर मतलब ज्यादा ना ये दया वाला इंसान है, ज्यादा किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा पाता है, ठीक है। एम्पैथी है इसके अंदर में। सिम्पैथी और एम्पैथी में डिफरेंस बताओ, चलो देखता हूं कौन बताता है, ठीक है। देखना बहुत प्यारे प्यारे आंसर आएंगे, एक एक दूसरे से सीखा करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर जिंदगी बेढंगी हो चुकी है, तो इसका मतलब शब्द ये भी यूज कर सकते हो कि जिंदगी हैपेजर्ड हो चुकी है, मतलब एक तरीके से उथल पुथल हो चुकी है। तो जिसके अंदर में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब नहा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है भाई साहब, अपने हिसाब से जिंदगी चल रही है, तो हैपेजर्ड, ठीक है। तो ये शब्द इस्तेमाल करो। डे बाई डे में अनप्लान्ड बोल देते हो नॉर्मली आप लोग, ठीक है। अनसिस्टमेटिक भी यूज करते हो, रैंडम हो गई भाई साहब जिंदगी, तो हैपेजर्ड बोल दो, एक और वर्ड आ गया। ये आप लोग इस तरीके से आसानी से शब्द याद भी रख पाओगे, है कि नहीं। तो यूज करना इस्तेमाल करो तो आप लोग चीजें याद भी रखोगे। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने क्वेसेंट, यानी कि मौन रहना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई सारे बाबा जो है वो मौन रहते हैं, एक तरीके से इनएक्टिव रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं डोरमेंट रहते हैं। डोरमेंट से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं निष्क्रिय रहना, ठीक है। आलस भरा इंसान भी बोल सकते हो, ठीक है, कि वो भाई साहब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्या मुझे में आ जाओ तो बोले ऐसा, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो वाली बातें हैं, पर लेकिन जिंदगी में पेपर पास में आ रहा है तो ऐसी हरकतें मत करना, अब एक्टिव होके लग जाओ। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है परusal। इसका मतलब होता है अध्ययन। तो ये ना बोलो कि स्टडी करने जा रहे हैं, परusal तो रीडिंग करना, कुछ चीजें इस तरीके से एग्जामाइन करना, किसी चीज को छानबीन करना भी बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये अच्छा शब्द है जो अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो आज से ये शब्द यूज करना स्टार्ट करो, फिर चीजें आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना जरूर, और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दे दिया करो। एप्लीकेशन के ऊपर हो चाहे यहाँ पर हो, जहाँ पर भी आप लोग कनेक्टेड हो, फीडबैक जरूर दिया करो। वहाँ पर स्टार रेटिंग में आप लोग दे सकते हो फीडबैक, अपना प्यार जरूर दिखा करो, और यहाँ पर लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाती है, एप्लीकेशन के ऊपर भी और यहाँ पर भी, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।